ये कहानी सिर्फ काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या समुदायों को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये लेखक की लेख की एक कल्पना मात्र है। धन्यवाद। CH1 रिबर्थ। एक लड़की जोर से चिल्लाई, अरे क्या तुम अब कूदना नहीं चाहती हो? चलो हम सभी यहाँ से चलते हैं, अगर यह कूदना नहीं चाहती हो। दूसरी लड़की ने कहा, अरे ये सिर्फ एक काया है, अगर वह 5वीं मंजिल से नीचे कूदने की हिम्मत करती है तो मैं अपना नाम ही बदल लूंगी। एक और लड़की ने कहा, इस तरह का इंसान केवल तभी अच्छा होता है जब वह मर चुका हो। उसने सबके सामने निखिल से अपने दिल की बात करने की हिम्मत की। वो रिजेक्ट होने के ही लायक है, उसे तो मर जाना चाहिए। भावना ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमकी। उसने अपने मन में सोचा, कौन उसके सामने इतना घमंडी होने की हिम्मत करता है। उसने बस शोर की आवाज को हमेशा के लिए बंद करने का सोचा, पर तभी उसे याद आया कि वह तो मर चुकी थी। साथ ही उसने पाया कि आसपास का माहौल और बगल में बैठे 3 लोगों के कपड़े बेहद अजीब थे। भावना ने जल्दी से चारों ओर देखा, केवल यह महसूस करने के लिए कि यह जगह बिल्कुल वैसी जगह नहीं थी जिससे वह परिचित थी। और इस समय वह एक अजीबोगरीब इमारत के किनारे पर बैठी है और यहाँ की इमारतें उसके लिए बहुत अजीब हैं। एक तरफ 10 मीटर से ज़्यादा ऊंची इमारत है तो दूसरी तरफ 3 लड़कियां खड़ी हैं जो इतनी बड़ी भी नहीं है कि उसका रोमांच देख सकें। तभी जल्दी से बहुत सारी अपरिचित जानकारी उसके दिमाग में भर गई। भावना ने महसूस किया कि वह दूसरी दुनिया में आ गई थी और उसके ही नाम के जैसी लड़की के शरीर में उसका पुनर्जन्म हुआ था। इस शरीर का मूल स्वामी एक हाई स्कूल की लड़की थी जिसने अपनी ही हीन भावना और एक बेवकूफ़ इंसान के कारण इमारत से कूदकर आत्महत्या करने का डिसाइड कर लिया, लेकिन इमारत से कूदने से पहले ही डर के कारण उसकी मौत हो गई। भावना थोड़ी सी हिल गई और उसका शरीर थोड़ा सख्त हो गया। उसने अचानक अपने शरीर को हिलाया जिसके कारण वह लगभग रेलिंग से गिर गई। भावना के हिलने से तीनों लड़कियां इतनी डर गईं कि वह डर से चीख पड़ीं। भावना ने अपने शरीर को स्थिर किया और गहरी आवाज में कहा, चुप रहो, तुम तीनों बहुत शोर कर रही हो। तीनों लड़कियों ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उन्होंने उसे चौंकते हुए देखा, यह महसूस करते हुए कि वो कुछ अलग लग रही है। भावना ने मौत के बाद पैदा हुए इस उत्साही दिल की धड़कन को दबा दिया और रेलिंग से नीचे उतर गई। उसने उन 3 लड़कियों को नज़रअंदाज कर दिया जो अभी अभी उसके ओरा से बंधी हुई थीं। बस 2 कदम चलने पर उसे अचानक याद आया कि मूल मालिक का स्कूल बैग अभी भी जमीन पर पड़ा था। उसने बैग उठाया और सीढ़ियों की ओर चल पड़ी। वो तीनों लड़कियां भी उसके पीछे चल पड़ी। उन्होंने अफसोस करते हुए कहा, अरे काया, क्या तुम बिल्डिंग से कूदने वाली नहीं हो? तुम कूद क्यों नहीं जाती? भावना उनकी आवाज़ सुनकर रुकी, मुड़ी और तीनों लड़कियों के सामने वापस चली गई। तीनों लड़कियों ने भावना को घेर लिया और फिर उनमें से एक लड़की बोली, तुम और काव्या एक ही माँ से पैदा हुई हो। काव्या एक सुंदर लड़की है, लेकिन तुम तो बस एक मजाक हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं बहुत पहले ही मर जाती। बाकी दोनों लड़कियों ने उसकी बात पर हाँ मिलाई। भावना ने उनका मजाक उड़ाया और एक इविल स्माइल दी। अगले ही सेकंड में तीनों लड़कियों के चेहरे डर से काफी बदल गए। वो लड़कियां चिल्लाई, आह भावना, तुमने हमारे साथ क्या किया? हम हिल भी क्यों नहीं पा रही है? वो तीनों मदद के लिए चिल्लाती रही, पर किसी तक उनकी आवाज नहीं पहुंची। भावना ने सीढ़ियों तक जाते हुए उनसे कहा, तुम तीनों शुक्र मनाओ कि आज मैं अच्छे मूड में हूं। अगर अगली बार से तुमने मेरे बारे में कुछ भी बुरा कहा तो मैं तुम्हारी जीभ ही काट दूंगी। उनको बोलने के बाद वो कॉरिडोर में चलते हुए नीचे चली गई। असल में स्कूल का टाइम बीत चुका था और असली मालिक चुपके से छत पर आकर बिल्डिंग से कूद रही थी। अगर तीनों लड़कियों ने अनजाने में देखकर और उसका पीछा नहीं किया होता तो कोई भी उसे नहीं देखता। असली मालिक की याद को सोचते हुए वो स्कूल के गेट की ओर चल पड़ी। सब कुछ ने उसे अजीब बना दिया। उसने खुद से सोचा, लेकिन जब भगवान ने उसका पुनर्जन्म कराया ही है तो आखिर वो अच्छी तरह से क्यों नहीं रहती? स्कूल के गेट के बाहर भावना रुक गई। शाम हो चुकी थी और स्कूल के बाहर इस सड़क पर बहुत सारे पैदल यात्री और वाहन नहीं थे। फिर भी जब भावना लोहे के बक्सों को अपने सामने से गुजरते हुए देखा तो उसकी आंखों में अभी भी हैरानी और नवीनता थी। उसने खुद से कहा, इस दुनिया में बग्गी की तुलना में एक लोहे का बक्सा है, कार। उसे याद है कि असली मालिक भी अपनी बहन के साथ इस लोहे के डिब्बे में घर जाती थी जिसे हर दिन एक कार कहा जाता था। उसने चारों ओर देखा और उसे पता चला कि मूल मालिक की जुड़वा बहन ने उसके आने का इंतजार नहीं किया है। भावना ने अपनी आईब्रो थोड़ी सी चढ़ा ली। उसकी याद में यह एक से ज्यादा बार हुआ था और मूल मालिक को लोहे के एक बड़े डिब्बे को पकड़ना पड़ता था जिसे बस कहा जाता था। इसी समय एक अट्रैक्टिव मोटरसाइकिल गरजती हुई उसके पास से गुजरी, जिसके कारण भावना जल्दी से पीछे हट गई। मोटरसाइकिल पर बैठे लड़के के चेहरे पर सुंदरता का आभास हो रहा था जो कि मैच्योर होने ही वाला था। उनकी स्किन का रंग गेहुआ था। इस समय वह एक पैर जमीन पर रखकर और अपने होंठ कसकर खड़ा था। उसने भावना की ओर नहीं देखा बल्कि घमंड से कहीं और देख रहा था।
भावना ने उस अजीब चीज को और उस लड़के को उदासीनता से देखा जिसने उसे नजरअंदाज किया था। तभी लड़के के पीछे बैठी काफी सुंदर मेकअप वाली एक लड़की ने अचानक अपना सिर बाहर निकाला और उसकी ओर देखा और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे क्या यह वही बदसूरत सनकी नहीं है जिसने आज दोपहर इतने सारे लोगों के सामने निखिल से अपने प्यार का इजहार किया? क्या तुम्हें आज दोपहर रिजेक्ट नहीं कर दिया गया है और तुम अब भी वापस नहीं जा रही हो? क्या तुम निखिल के सामने फिर से अपने प्यार का इजहार करना चाहती हो? भावना ने अपने सामने वाली लड़की पर बर्फीली ठंडी नजर डाली और उसे क्लास की ब्यूटीफुल गर्ल रिया के रूप में पहचाना। भावना के सुसाइड का कारण दूसरा इंसान जो था, स्कूल का एक स्टूडेंट निखिल वर्मा। रिया ने जानबूझकर निखिल से सॉफ्ट लहजे में कहा, निखिल, इस इंसान में इतने सारे लोगों के सामने तुमसे इजहार करने की हिम्मत है, क्या तुम्हें उसके लिए कुछ भी महसूस नहीं होता है? उसी टाइम निखिल ने भावना की ओर से देखने के लिए अपना सिर किया जैसे कि वो कोई दान कर रहा हो और फिर उसने जल्दी से अपने नज़र को साइड हटा लिया। फिर उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे बदसूरत और पतले बांस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रिया शर्मा गई और उसने निखिल की पीठ पर मुक्का मारा। वह मन ही मन खिलखिला उठी और उसकी आवाज़ और भी मधुर हो गई, तुम मुझे कितना परेशान करते हो, क्या तुम मेरे फिगर की तारीफ की कोशिश कर रहे हो? घमंड भरी नज़र से निखिल ने कहा, मुझे ऐसी लड़कियां पसंद हैं जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी हैं। रिया उसकी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। भावना की नज़र उन दोनों पर पड़ी। अभी उसके मन में ये सवाल आ रहा था कि आखिर किस प्रकार का फॉर्मूला उन दोनों को दोबारा किसी से मिलने के लिए अपनी हिम्मत खोने पर मजबूर कर सकता है। फिर उसने अपनी आईब्रो से कोड़ लें। जब वह 7 साल की थी तब से उसने कभी भी किसी के साथ बिहेव करने के लिए इतने नीचे तरीके का इस्तेमाल नहीं किया था। निखिल और रिया उसका मजाक उड़ाने के बाद अपनी मोटरसाइकिल पर चले गए। भावना ने अपनी निगाहें हटा ली और विदेशी दुनिया की आदत डालने की पूरी कोशिश की। उसने अपना सिर उठाया और अपने सामने एक बड़ी फार्मेसी देखी। वो उस फार्मेसी की ओर आगे बढ़ी। फार्मेसी स्कूल के नज़दीक थी और जो लड़कियां सुंदर दिखना पसंद करती थीं, उनके लिए अंदर एक बड़ा आईना रखा हुआ था। भावना आईने के पास और शांत खड़ी रही। आईने में दिख रही लड़की के चेहरे के फीचर काफ़ी अच्छे थे। उनका छोटा चेहरा, बड़ी बादामी आंखें और पिज्जा के आकार का मुंह था। हालांकि उसका चेहरा थोड़ा पीला था और उसका शरीर थोड़ा कुपोषित था। साथ ही उसके बाल उसके चेहरे के ज़्यादातर हिस्से को ढक रहे थे। भावना ने अपने बाल हटाए और अपने माथे पर बने एक 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा निशान को देखा। उसकी याद में यह उसकी बहन काव्या के कारण बना था। जब वह छोटी थी तब काव्या ने उस पर सारा दोष लगाया था। तब ना तो भावना का टाइम पर इलाज कराया गया था और यहाँ तक कि उसे पीटा भी गया था। भावना ने अपने बालों को सही किया और उसकी नज़र विक्रेता की नज़रों से मिली, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी राक्षस को घूर रही हो। जब विक्रेता की नज़र उस पर पड़ी तो उसने उससे पूछा, लड़की, तुम कौन दवा खरीदना चाहती हो? निशान हटाने वाली दवा की कीमत 998 रुपये प्रति डिब्बा है और तुम ट्रीटमेंट के एक कोर्स के लिए 20% की छूट पा सकती हो। भावना ने सेल्स पर्सन की बात को इग्नोर कर दिया और काउंटर के पीछे पड़ी आयुर्वेदिक दवाओं की ओर इशारा किया। वो सोच रही थी कि उसके शरीर को अंदर से पोषण दिया जाना चाहिए। हालांकि उसे अचानक याद आया कि इस शरीर के मालिक के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसने केवल कुछ चोट का ही जिक्र किया था। उसने मन ही मन सोचा, क्या मुझे कुछ पैसे कमाने चाहिए? जैसे ही उसके मन में पैसे की तलाश का आइडिया आया, तभी कोई उसके पास से कोई आवाज़ आने लगी। भावना ने बैग से डब्बेनुमा चीज़ को बाहर निकाला जिससे आवाज़ आ रही थी। उसको उसकी जुड़वा बहन काव्या का फ़ोन आ रहा था। भावना काफ़ी देर तक उस फ़ोन को घूरती रही जिस पर सिस्टर शब्द लिखा आ रहा था। उसके होंठों का एक कोना ऊपर उठ गया। हालांकि वो अभी भी इस शरीर की अभ्यस्त नहीं थी, लेकिन कुछ कमज़ोर खिलाड़ियों से निपटने के लिए उसकी इतनी जान पहचान काफ़ी थी। असली भावना की याददाश्त को याद करने के बाद उसने कॉल उठाया और तुरंत काव्या का आदेश सुना, भावना, हम गोल्डन ग्राउंड एंटरटेनमेंट के डिस्को हॉल में कमरा 1022 में खेल रहे हैं, तुम तुरंत वही आ जाओ। इतना कहने के ठीक बाद काव्या ने फ़ोन रख दिया। अंधेरे आसमान को देखते हुए भावना खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। लास्ट एग्जाम को होने में अभी भी 2 महीने बाकी थे, जो कि कॉलेज की एंट्रेंस एग्जामिनेशन थी। मिसेज खन्ना, जिनका नाम अनुराधा था, ने शर्त लगाई थी कि दोनों बहनें रात को 9 बजे से पहले घर वापस नहीं आएगी। इसलिए बिना किसी शक के काव्या ने उसे क्लब में बुला लिया था। काव्या ने अपनी बहन के साथ को किया, वो सोचते ही भावना की आंखों में अलग ही चमक आ गई थी। वह टैक्सी से बाहर निकली और उसने क्लब के सामने एंटरटेनमेंट के लिए अजीब तरह के कपड़े पहने खड़ी भीड़ को उत्सुकता से देखा। एक उच्च पुजारिन के रूप में उसने सब प्रकार के दृश्य देखे थे, लेकिन यह पहली बार था कि वो इतनी शानदार और असाधारण जगह देख रही थी। इसे देखकर उसे अपनी दुनिया के वेश्यालयों की याद आ गई। जैसे ही वो अंदर गई, क्लब में सभी लोग उसे ही बार बार देख रहे थे। ऐसा नहीं था कि वह बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होकर आई थी, बस इतना था कि वो पहली थी जो वहाँ स्कूल ड्रेस और बैग में आई थी। पर उसने लोगों की ओर ध्यान नहीं दिया और सीधा डिस्को हॉल की ओर चल दी।
CH2 काव्या से फोन और कार्ड छीनना भावना को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। उसने सिग्नल्स को फॉलो किया और डिस्को हॉल की ओर चल दी। आदर की भव्यता और जीवंतता ने क्लब की छत को बड़ा बना दिया। इसी समय काले कपड़े पहने काफी ट्रेंड बॉडीगार्ड का एक ग्रुप तेजी से क्लब में दाखिल हुआ। वह जहां भी गए उनके कारण भीड़ अपने आप ही छट गई। तभी सूट पहने एक सीरियस दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी व्हीलचेयर पर बैठे एक आदमी को लिफ्ट की ओर धकेलता हुआ दिखाई दिया। व्हीलचेयर पर बैठा आदमी लगभग 24 या 25 साल का था। उसके चेहरे की गहरी विशेषताओं के साथ उसका चेहरा काफी सुंदर था। उसकी तीखी आईब्रो और चमकीली आंखें थीं। उसके पतले होंठ थोड़े सिकुड़े हुए थे। इतना सुंदर आदमी, फिर भी उसकी आंखें ठंडी और क्रूर थीं और उसके शरीर से एक क्रूर, जानलेवा ऑरा निकल रहा था। जहां भी वो आदमी गुजरता था, टेम्परेचर अपने आप 10 डिग्री तक नीचे गिर जाता था। सभी के रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने अपनी सांसें रोक ली। उन सभी की आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। वो आदमी और उसका ग्रुप तेजी से लिफ्ट में घुस गए। लिफ्ट के दरवाजे बंद होने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। तभी कुछ लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। किसी एक आदमी ने कहा, क्या वो सिंह फैमिली का मुखिया रुद्र सिंह नहीं था? वह यहाँ क्यों है? मैंने सुना है कि 3 साल पहले सिंह फैमिली के ज्यादातर लोगों को जलाकर मारने के बाद सिंह फैमिली के मुखिया का शरीर ऐसा हो गया था। ऐसा लगता है उसे उसके किए की सजा मिली है। उसने चाहे कितने भी बेस्ट डॉक्टर क्यों ना हायर किया हो, कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया। उसकी बात सुनकर दूसरे आदमी ने कहा, भगवान सच में कितना भेदभाव करते हैं। आखिर इतना बड़ा विलेन मरता क्यों नहीं? उन्होंने केवल उसके पैरों को पैरालाइज्ड बना दिया और फिर भी उन्होंने उसे अमीरी का आनंद लेने दिया। उसकी प्रॉपर्टी किसी देश के हिस्से में आने वाली प्रॉपर्टी के बराबर है। उसकी बात सुनकर पहले आदमी ने कहा, उस बारे में मदद नहीं की जा सकती। वो सचमुच इसके लायक है। यहाँ तक कि हाई ऑफिसर को भी उसके द्वारा आग लगाने का कोई सबूत नहीं मिला। बेहतर होगा कि तुम यहाँ मिस्टर सिंह के बारे में बात ना करो, कहीं यह ना हो वो तुमसे बदला ले ले। उस आदमी की बात सुनकर बाकी सभी लोगों ने आपस में कानाफूसी करनी बंद कर दी। भावना ने बंद लिफ्ट के दरवाजे से अपनी नज़र हटा ली और डिस्को हॉल की ओर चलना जारी रखा। जैसे ही भावना डिस्को हॉल में पहुंची तो वह लाउड म्यूजिक और नाचती हुई भीड़ को देखकर दंग रह गई। इसने उसे बैल के सिर वाले शैतान नकाबपोश चेहरे के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जो बलि के दौरान नृत्य करता था। तभी किसी ने उसे देखते हुए पूछा, भावना तुम अभी यहाँ क्यों हो? अचानक आई आवाज ने भावना को अपनी नज़रें पीछे हटाने और अपनी ओर चल रही लड़की की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। उसने सोचा नहीं था कि इस लड़की ने अपने अंडरगारमेंट्स में बाहर जाने की हिम्मत की, जो सच में एक स्पैगेटी टॉप और हॉट पैंट की एक जोड़ी थी। उस लड़की ने भावना के एक्सप्रेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया और जल्दबाजी में उसे खींचने के लिए आगे बढ़ते हुए बोली, जल्दी करो और मेरे साथ आओ, हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। भावना ने अपना हाथ साइड कर लिया और पूछा, काव्या कहाँ है? भावना के रिएक्शन से वो लड़की थोड़ा हैरान हुई, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। इसके बजाय उसने जल्दी से कहा, बस मेरे पीछे आओ। तुम इतनी बकवास क्यों कर रही हो? भावना ने लड़की पर ठंडी नजर डाली और कुछ नहीं कहा। वह बहरे डांस फ्लो से होते हुए पीछे के प्राइवेट रूम तक उसका पीछा करती रही। प्राइवेट रूम में एक्साइटमेंट प्राइवेट रूम के बाहर से कम नहीं थी। 7-8 लड़के और लड़कियों में एक लड़के और लड़की की जोड़ी थी जो एक साथ डांस कर रही थी। उनमें से एक माइक्रोफोन पकड़कर गा रहा था जबकि बाकी लोग काव्या के आसपास बैठे थे। उनके सामने शराब की कुछ बोतलें थीं और वह आपस में बातें कर रहे थे और शराब पी रहे थे। जैसे ही दरवाज़ा खोला गया, सभी ने उस ओर देखा, जिसके बाद मुहासों से भरे चेहरे वाला एक लड़का रहस्यमय तरीके से हंसा और बोला, ओह, काव्या की बहन आखिरकार यहाँ है। काव्या ने भावना की ओर देखा, जो दरवाजे के पास खड़ी थी, और आराम से पूछा, तुम अभी भी वहाँ क्यों खड़ी हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पर्सनली अंदर आने के लिए इनवाइट करूं? भावना के पीछे खड़ी लड़की ने उसे धक्का दिया और दरवाजा बंद कर दिया। धक्का लगने से भावना थोड़ा लड़खड़ा गई। अंदर जाने के बाद वह कुछ नहीं बोली, लेकिन नजरें झुका लीं। वो बिल्कुल असली भावना की तरह थी। बाकी लोगों ने अपनी निगाहें पीछे हटा लीं और काव्या की ओर देखा। किसी ने पूछा, काव्या तुम क्या करने का सोच रही हो? काव्या के होठों पर एक एक्साइटेड स्माइल फैल गई। इस बात की परवाह न करते हुए कि वह भावना के सामने बोल रही थी, उसने कहा, मेरी यह छोटी बहन नशे में होने के बाद बहुत आज्ञाकारी है। जब ऐसा होगा तो वह वही करेगी जो तुम उससे करवाना चाहेंगे। जब सभी ने ये सुना तो वह तुरंत खुश हो गए। उन सभी ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, तो फिर उसे बाद में अपने कपड़े उतारने दो, या फिर उससे कहो कि वह बाहर जाए और किसी को भी किस करे। ये बोलकर वो सभी हंसने लगे। भावना ने उन सभी को देखा और शातिर तरीके से मुस्कुराए। वह काव्या की ओर चली और पूछा, काव्या, क्या तुम्हें अपनी बहन को धमकाने में कोई अचीवमेंट महसूस होती है? उनके इस सवाल से हर कोई हैरान रह गया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि उसने ऐसा सवाल पूछने की हिम्मत की। काव्या का चेहरा काला पड़ गया और उसने गुस्से में पूछा, भावना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
हालांकि वो अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही उसे कुछ टूटने की आवाज़ आई। भावना ने टूटी हुई बोतल पकड़ी और उसे काव्या के चेहरे पर तान दिया। सबके हैरान भावों के बीच उसने ठंडे स्वर में पूछा, मुझ में क्या करने की हिम्मत कैसे हुई? काव्या इतनी डरी हुई थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया, फिर भी वह उसे धमकाना नहीं भूली। उसने कहा, भावना, तुमने सच में मुझ पर बोतल तानने की हिम्मत की। मैं जरूर माँ से कहूंगी कि वह तुम्हें पीट पीट कर मार डालो। जब भावना ने यह सुना तो उसकी आंखों में निर्दयता की झलक दिखाई दी। बोतल की नोक काव्या के चेहरे के करीब चली गई और उसने गहरी आवाज में कहा, मुझे अपना बैग दो। काव्या ने अपने बैग को कसकर पकड़ लिया और कांपती आवाज में कहा, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? भावना ने फिर से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और टूटी हुई बोतल की नोक लगभग काव्या के चेहरे पर चुभ गई। उसने गुस्से से पूछा, क्या तुम इसे मुझे दे रही हो या नहीं? चौंक कर काव्या जोर से चिल्लाई, आह! जैसे ही काव्या चिल्लाई, बाकी लोगों को आखिरकार होश आ गया। एक लंबा लड़का भावना की कलाई पकड़ने के लिए आगे आया। अफसोस, भावना उससे काफी तेज थी। उसके दूसरे हाथ ने लाउंज टेबल से शराब की एक बोतल उठाई और उस पर लहराने से पहले उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। दर्द के कारण वह लड़का चिल्लाने लगा, ओह आह, मेरा हाथ टूट गया। भावना गहरी आवाज में चिल्लाई, चुप रहो। वह लड़का उसके प्रभावशाली तरीके से तुरंत दंग रह गया। आखिरकार हर कोई केवल हाई स्कूल का स्टूडेंट था जो अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुआ था। उन्होंने ऐसा निर्दयी इंसान कभी नहीं देखा था। लड़के की बांह से खून बहता देख भावना की हरकत से हर कोई हैरान रह गया। किसी में दूसरा शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। काव्या ने अपनी छोटी बहन की ओर देखते हुए अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, जिसे वह बचपन से ही परेशान करती रही थी। उसका पहला विचार घर वापस फोन करके शिकायत करने का था। भावना ने अनुमान लगाया कि काव्या क्या सोच रही थी जब उसने देखा कि वह क्या कर रही थी। उसने एक बोतल एक तरफ फेंक दी और अपने बैग की ओर हाथ बढ़ाया। सबकी आंखें खुली होने पर उसने काव्या के बैग से कार्ड और फोन निकाला और दरवाजे की ओर चल दी। जैसे ही नुकीली चीज उसकी गर्दन से दूर चली गई, काव्या उठ खड़ी हुई और चिल्लाया, उसे रोको। उसे मेरा बैंक कार्ड और फोन मत छीनने दो। सभी लड़कों ने तुरंत रिएक्ट किया और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े। भावना के होठों के कोने एक मजाक उड़ाने की मुद्रा में मुड़ गए। हालांकि उसकी बाकी क्षमताएं अभी इस शरीर में प्रकट नहीं हुई थी, पर उसकी लड़ने की क्षमता थोड़ी बढ़ गई थी। जब एक लड़का दौड़कर आया तो उसने अपना पैर उठाया और उसके घुटने पर लात मार दी। लात लगने से वह लड़का असंतुलित हो गया। उसने चिल्लाते हुए अपने घुटने मोड़े और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। बाकी बचे लड़के हक्के बक्के रह गए। भावना ने ठंडे एक्सप्रेशन के साथ कहा, फिर से प्रयास करने की हिम्मत कौन करता है? इस समय वह जो ओरा बिखेर रही थी उसमें सिहरन पैदा करने वाली तीक्ष्णता थी। हर कोई हैरान था और हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। भावना धीरे से घूमी, उसने दरवाज़ा खोला और बाहर चली गई। दरवाज़ा अपने आप बंद होने के बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने कमरे में मौजूद लोगों पर स्टार्ट बटन दबा दिया हो, जिससे वह सच्चाई में वापस आ गए। काव्या का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी छाती जोर से ऊपर नीचे हो गई। उसने अपने दांत पीस लिए और अपने पास मौजूद किसी लड़के से कहा, विवेक, मुझे अपना फ़ोन उधार दो। मैं अपनी माँ को भावना के बुरे कामों के बारे में बताने जा रही हूँ और देखूंगी कि मेरी माँ उससे कैसे निपटेगी। अपना फ़ोन वापस लेते टाइम विवेक ने चिंतित होकर पूछा, भावना ने तुम्हारा बैंक कार्ड और फ़ोन छीन लिया है, तुम बाद में बिल कैसे भरोगी? इन शब्दों ने तुरंत दूसरों को चिंतित कर दिया। सबको पता था कि यहाँ के खर्च सस्ते नहीं थे। अगर यह काव्या की दावत नहीं होती तो वह संभवतः इतनी महंगी जगह पर नहीं आ पाते। काव्या ने ठंडी आवाज़ में कहा, तुम किस बारे में परेशान हो? मैं बाद में सारा दोष भावना पर मर दूंगी और मेरी माँ मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर देगी। उसकी बात सुनकर बाकी सभी ने कहा, यह एक अच्छा आइडिया है। भावना के बाहर जाने के बाद उसने काव्या का फ़ोन डस्टबिन में फेंक दिया और उसका कार्ड लेकर बार काउंटर की ओर चल दी। बहरे कर देने वाले म्यूजिक के बीच उसने शराब की अलमारियों में रखी शराब पर नज़र डाली। उसने सबसे महंगी बोतल की ओर इशारा करते हुए कहा, उस बोतल को रूम 2022 में भेज दो। ये देखकर कि भावना ने हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, बारटेंडर उसकी ओर झुक गया और जानबूझकर पूछा, छोटी लड़की, क्या तुम्हें पता है कि शराब की उस बोतल को ऑर्डर करने में कितना खर्च आएगा? भावना ने उसके हाथ में कार्ड थमाया और सीधे चेहरे से कहा, आप मुझे शराब देने से पहले जांच सकते हैं कि अंदर कितने पैसे बचे हैं। बारटेंडर ने कार्ड लिया और उससे पासवर्ड डालने के लिए कहने से पहले उसे कार्ड मशीन पर स्वाइप किया। भावना ने अपना सिर झुकाया और कुछ देर सोचा। काव्या के बिहेवियर के साथ वह जरूर अपने जन्मदिन को पासवर्ड के रूप में इस्तेमाल करेगी। इसका टेस्ट करने के लिए उसने अपने शेयर जन्मदिन के 6 अंक दर्ज किए। आखिरकार जो उसने सोचा था वो वही है। जब बारटेंडर ने राशि पढ़ना खत्म कर लिया तो उसने उसे आश्चर्यचकित होकर देखा और कहा, आपके कार्ड में 80,000 से ज़्यादा रुपए बचे हैं।
आप उस शराब की उस बोतल का ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप थोड़ी सस्ती शराब का ऑर्डर कर सकते हैं। बारटेंडर की बात सुनकर भावना ने सिर हिलाते हुए कहा, जरूर। भावना ने जाने से पहले काव्या और उसके दोस्तों के लिए 80,000 रुपये से ज़्यादा कीमत की रेड वाइन की एक बोतल का ऑर्डर दिया। जाते जाते उसने बारटेंडर से ये भी कहा, भुगतान बाद में करना। क्लब छोड़ने के बाद भावना के होंठ उसके हाथों में बैंक कार्ड के साथ जुट गए। उसने याद करने की कोशिश की कि जड़ी बूटी का मार्केट या ऐसी चीज़ें बेचने वाला ब्लैक मार्केट कहाँ था। अफसोस, असली भावना बहुत इंट्रोवर्ट थी और उसका कॉन्फिडेंस बहुत कम था, इसलिए उसे ये सब बातें नहीं पता थीं। भावना इससे थोड़ा निराश हुई और पहले घर जाने के लिए तैयार हुआ। चौथी, मिसेज मलिक से मिलना। भावना को उम्मीद नहीं थी कि इस वक्त उसे टैक्सी मिल सकेगी। उसने कुछ देर सोचा और सीधे रॉय मैंशन की ओर चल पड़ी। उसके सामने सब कुछ अनजाना था। भावना ने पहली बार किसी विदेशी भूमि पर पहुंचने पर महसूस की गई असुविधा को कंट्रोल किया और नई जगह पर एक नज़र डाली। लेकिन जैसे ही वह चली, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने ठंड से अपने होंठ भींचे और एक अंधेरी गली में चलने के लिए मुड़ गई। अंधेरी गली शायद उस जगह के पीछे थी जहां स्ट्रीट फूड बेचा जाता था। हर जगह कूड़ा कचरा था। कभी कभी एक या दो चूहे उसके पैरों के पास से भाग जाते। अगर उसकी जगह कोई डरपोक इंसान होता तो वह चीखकर यहां से भाग जाता। भावना के कदम तेज नहीं थे और जल्द ही उसका पीछा कर रहे लोगों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने कहा, हे, एक जवान लड़की और वो भी अकेली। भावना ने दीवार के सहारे अपनी पीठ झुका ली और अपनी हिरण जैसी सतर्कता से उन्हें घूर कर देखा। वह बिल्कुल डरी हुई नहीं दिख रही थी। पीले बालों और पीले दांतों से भरे मुंह वाले गुंडों में से एक अपनी हथेली पर लोहे की छड़ मार रहा था। उसने भावना को धमकी देते हुए कहा, ए छोटी लड़की, अगर तुम जानती हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो अपना कीमती सामान सौंप दो, नहीं तो। लेकिन भावना ने शांति से उसे आगे बोलने से रोक दिया और जवाब दिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उस गुंडे का चेहरा काला पड़ गया। उसने गुस्से से कहा, तुम किससे झूठ बोल रही हो? जो लड़की गोल्डन ग्राउंड एंटरटेनमेंट सिटी से बाहर आई हो तो तुम्हारे पास कीमती सामान कैसे नहीं हो सकता है? बाकी गुंडों में से एक गुंडे ने अधीरता से कहा, अगर वह इसे खुद को देना नहीं चाहती है तो हम अपने आप उसके पास से सामान को ढूंढ सकते हैं। इसके साथ ही उसने भावना का कॉलर पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ उसके पास पहुंचा, भावना ने तुरंत उस गुंडे पर हमला कर दिया। 2 मिनट से भी कम टाइम में भावना अपने चेहरे पर उसी सेम एक्सप्रेशन के साथ अंधेरी गली से बाहर चली गई। हालांकि उसके पीछे तरह तरह की दर्द भरी चीखें उस गली में गूंज रही थीं। भावना को यह नहीं पता था कि जैसे ही वह उस गली से चली गई, एक चश्मा और हाथ में अनजान सामग्री से बनी मोतियों की एक माला के साथ एक लंबा कोट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी अंधेरे में चला गया। अधेड़ उम्र के आदमी ने जमीन पर लौट रहे गुंडों की ओर देखते हुए कहा, नॉट बैड। वह ऊपर से काफ़ी कमज़ोर दिखती है, फिर भी काफ़ी बहुत क्रूर है। यह एक कठपुतली बनने के लिए अच्छी बीज है। उद्धरण चिन्ह। उसी टाइम शहर के साउथ साइड में मलिक फैमिली ने एंटीक चीज़ों के बिजनेस में अपना नाम कमाया था। बाद में उन्होंने अपना बिजनेस रियल एस्टेट में बदल लिया। कुछ ही सालों में मिस्टर मलिक दिल्ली शहर में टॉप रियल एस्टेट इंजीनियर से एक बन गए थे। ऐसा कहा जाता था कि मिस्टर मलिक इतने हैंडसम और लकी थे कि उन्हें हर बार बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते थे। लेकिन केवल बहुत ही कम लोगों को यह पता था कि असली वजह मिसेज मलिक की फैमिली रायचंद फैमिली उनको प्रोजेक्ट मिलने का कारण थी। रायचंद फैमिली की शहर की सबसे अमीर फैमिली में से एक थी। इसमें कहा जा सकता है कि रायचंद फैमिली और मिस्टर मलिक का एक शब्द यहाँ किसी भी प्रोजेक्ट को प्राप्त करने में सक्षम होगा, वह भी कितना बड़ा ना हो। जैसे जैसे मिस्टर मलिक का बिजनेस फलता फूलता गया, उनके पास घर जाने के लिए कम टाइम लगा। मिसेज मलिक का बिहेवियर शुरू से ही अच्छा नहीं था और वह एक गुस्सैल औरत थी। मिस्टर मलिक 3 दिन से घर नहीं गए थे। उन्हें लगा कि वह किसी दूसरी औरत के साथ बाहर टाइम बिता रहे हैं। उसने गुस्से में मलिक को गुस्सा दिखाने के लिए फ़ोन किया और कहा, क्या आप इतने बिजी हैं कि तुम्हारे पास घर आने के लिए भी टाइम नहीं है? सौरभ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम आज रात वापस नहीं आए तो मैं बड़े भाई से स्टेडियम के रिकंस्ट्रक्शन के लिए तुम्हारी बोली रद्द करवा दूंगी। उनके गुस्से पर सौरभ ने कुछ कहा और मिसेज मलिक ने फ़ोन बंद कर दिया। इससे पहले कि उसके दिल का गुस्सा कम हो, उसे काव्या से एक आंसू भरी शिकायत मिली। वह तुरंत गुस्से में आ गई और भावना को पकड़ने के लिए उसने परिवार के ड्राइवर को भेजा। वही भावना ने अंधेरी गली से बाहर आने के बाद अपना स्कूल बैग उठाया और इत्मीनान से मलिक मैंशन की ओर चल दी। कुछ देर तक चलने के बाद एक कार अचानक उसके पास रुकी और हॉर्न बजाया। भावना ने अपने कदम रोके और अपने परिवार के दूसरे ड्राइवर को देखा, जिसने उससे कहा, सेकंड मिस, मैं काफ़ी टाइम से तुम्हें ढूंढ रहा था। मैडम चाहती हैं कि तुम तुरंत वापस घर आ जाओ। भावना जल्दी से आगे बढ़ी और अंदर जाने के लिए कार का दरवाज़ा खोला। ड्राइवर ने रियरव्यू मिरर में भावना को देखा, जो वहां चुपचाप बैठी थी। उसने उसको देखकर सिमथी से सिर हिलाया।
चुपचाप रहने वाली सेकंड मिस की तुलना में मैडम के लिए हंसमुख बड़ी मिस को प्रायोरिटी देना नॉर्मल बात थी, जिसके स्कूल के ग्रेड अच्छे थे। आज रात मैडम गुस्से में थी और बड़ी मिस ने दूसरी मिस के बारे में शिकायत की थी। जब वह वापस लौटेगी तो दूसरी मिस की पक्का पिटाई की जाएगी। आधे घंटे बाद कार मलिक फैमिली विला में जाकर रुकी। भावना कार से उतरने के बाद विला के गेट की ओर चल दी। मिसेज मलिक, जो सोफे पर बैठी थीं और लंबे टाइम से इंतजार कर रही थीं, पहले से ही गुस्से में थीं। जब उन्होंने भावना को आते देखा तो उनका चेहरा और भी काला पड़ गया। उसने उससे सीधे सवाल किया, तो तुम अब बड़ी हो गई हो, है ना? क्लब जैसी जगह पर जाने के लिए काव्या को बरगलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने उसके पैसे और फ़ोन भी छीन लिया। देख लेना, आज मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। भावना ने उस औरत की ओर देखा जिसने अपनी बॉडी को अच्छे से फिट रखा हुआ था, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव था। उसने आईब्रो सिकोड़ ली और उसके दिल में नाराजगी की एक लाइन उभर आई। उसने सवाल किया, क्या तुम्हें लगता है मैं उसे बेवकूफ़ बना सकती हूँ? मिसेज मलिक को उम्मीद नहीं थी कि भावना उससे पलटकर बात करने की हिम्मत करेगी। पहले तो वह हैरान रह गई, फिर उसने गुस्से में आवाज़ उठाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की? फिर उसने अपने पास मौजूद नौकरानी से गुस्से में कहा, जाओ और एक डंडा लेकर आओ। देख लेना, आज मैं इस बदतमीज लड़की को सबक सिखाकर रहूंगी। जब भावना ने अपनी मां को उसके साथ एक पापी की तरह बिहेव करते देखा तो वह थोड़ा घबरा गई। वह सचमुच समझ नहीं पाए, अगर वह और काव्या दोनों उनकी ही बेटी है तो वह उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? क्या यह उसके चुप रहने और खराब रिजल्ट के कारण था? इस शरीर की यादों से भावना को पता था कि इस शरीर की असली मालिक भी एक मुस्कुराती और आज्ञाकारी लड़की थी। अगर यह बात नहीं होती कि उसकी ज़्यादातर क्षमताएं अभी तक इस शरीर में प्रकट नहीं हुई थीं, तो वह जरूर ये देख लेती कि मिसेज मलिक के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। नौकर जल्दी से एक डंडा ले आया। मिसेज मलिक ने इसे ले लिया और भावना की ओर चलने के लिए खड़ी हो गईं। उसने भावना की ओर डंडा घुमाते हुए कहा, अगर तुम सुधार नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी बहन जल्द ही इंपीरियल यूनिवर्सिटी की परीक्षा देने वाली है। क्या तुम जानती हो आखिरी 2 महीने कितने जरूरी हैं? तुम्हारी उसे क्लब जैसी जगह पर ले जाने की हिम्मत कैसे हुई? भावना को समझाने का मौका दिए बिना वह उसके पास गई और उस डंडे को अपने हाथ में उठाया। भावना ने परेशानी में उस डंडे को देखा। यह असली भावना की मां थी, तो क्या उसे उनका विरोध करना चाहिए था या फिर नहीं? हालांकि एक उच्च पुजारिन के रूप में भले ही वह परेशान थी, फिर भी उसने डराने वाले ऐसे ऑरा को छोड़ा जो उसकी हड्डियों में ही बसा हुआ था। मिसेज मलिक को लगा कि उनका दिल धड़क रहा है और हाथ कांप रहा है। जब तक डंडा भावना के शरीर के पास पहुंचा तब तक उसमें ज्यादा ताकत नहीं बची थी। भावना ने थोड़ी सी आईब्रो सिकुड़ी और अपनी काली काली आंखों से मिसेज मलिक को देखा। मिसेज मलिक ने अपने डर को दबा दिया और अचानक से एक छोटा कदम पीछे ले लिया। इसी समय बाहर से नौकर की आवाज आई, सर आप वापस आ गए। थोड़ी देर बाद मिस्टर मलिक अंदर चले आए और एक नौकर उनके पीछे एक ब्रीफकेस पकड़े हुए था। जैसे ही मिसेज मलिक ने मिस्टर मलिक को देखा, वह अपनी चेतना से बाहर आ गई, ये सोचकर कि कैसे वह एक छोटी लड़की के वश में हो गई थी। वह गुस्से में थी और भावना पर फिर से डंडा मारना चाहती थी। जब मिस्टर मलिक ने यह देखा तो वह चिल्लाए, साधना तुम क्या कर रही हो? वह आगे बढ़े और साधना की कलाई पकड़ ली। उन्होंने कहा, यह बच्ची कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने वाली है, अगर तुम्हें उससे कुछ कहना है तो बस उसे बताओ, उसे यूं ही मत मारो। ये सुनकर मिसेज मलिक गुस्सा हो गईं। उन्होंने कहा, तुम मुझसे ये क्यों नहीं पूछते कि मैं उसे क्यों मार रही हूं? साधना को इतने गुस्से में देखकर सौरभ ने उसका हाथ छोड़ दिया और भावना की ओर देखने लगा। उसने धीमी आवाज में पूछा, भावना तुमने अब अपनी मां को नाराज करने के लिए क्या किया? भावना ने मिस्टर मलिक को शांति से देखा। मिस्टर मलिक को उम्मीद नहीं थी कि भावना, जो आमतौर पर अपना सिर नीचे रखती थी, इतनी सीधे तौर पर उनकी आंखों देखेगी। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और उन्होंने पूछा, क्या तुम मुझे जवाब नहीं दे सकती? भावना ने शांति से कहा, मां ने कहा कि मैं काव्या को धोखे से क्लब में ले गई और मैंने उसका कार्ड और फ़ोन भी ले लिया ताकि वह वापस न आ सके। जब मिस्टर मलिक ने यह सुना तो उनका पहला रिएक्शन इस बात पर यकीन न करना था। उनकी छोटी बेटी का स्वभाव शांत था और वह बड़ी बेटी का कार्ड और सेल फोन छीनने के लिए क्लब में जाने की हिम्मत नहीं करेगी। फिर भी उन्होंने कहा, जब काव्या वापस आए तो उसका कार्ड और फ़ोन उसे लौटा देना। उनका जवाब सुनकर भावना के चेहरे पर एक व्यंग्य उभर आया जब उसने बेरुखी से पूछा, मैं क्लब जैसी जगह पर पहले कभी नहीं गई थी। क्या आप लोगों को कोई डाउट नहीं है कि मैं वहां कैसे पहुंची और मैंने काव्या का फ़ोन और कार्ड कैसे छीन लिया? मिस्टर मलिक उससे ये पूछना चाहते थे, लेकिन उसने मिसेज मलिक की तेज आवाज़ पहले सुनाई दी, भावना तुम। सौरभ ने आईब्रो चढ़ा दी और साधना को बीच में ही रोक दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, जब काव्या वापस आएगी तो हम उससे पूछेंगे।
साधना ने भावना की ओर घूर कर देखा और उसके पास मौजूद अधेड़ उम्र की नौकरानी से कहा, काव्या को फ़ोन करो और उससे पूछो कि वह कब वापस आएगी। नौकरानी ने तुरंत पूछने के लिए काव्या को फ़ोन किया। पूछने के बाद उसने साधना से कहा, मैडम, सबसे बड़ी मिस और फिफ्थ यंग मास्टर एक साथ वापस आ रहे हैं। वह 10 मिनट में यहाँ आ जाएंगे। उन दोनों ने एक साथ जवाब दिया, क्या साहिल वापस आ गया है? जब साधना ने यह सुना तो उसके एक्सप्रेशन बदल गए। उसने जल्दी से नौकरानी से कहा, तो जल्दी करो और खाना पीना तैयार करो। साहिल 5 साल से विदेश में हैं। यह एक दुर्लभ मौका है कि वह वापस आए। वह स्पेशली मुझसे, अपनी बुआ से मिलने आया होगा। सौरभ भी ये सुनकर बहुत खुश हुए कि साहिल रायचंद आ रहा है। उसने कहा, फिर मैं ऊपर जाऊंगा और पहले नहा लूंगा। मिसेज मलिक ने उन्हें धक्का दिया और कहा, जाओ और जल्दी करो। मिस्टर मलिक ऊपर चले गए। ये साफ था कि वह भावना के बारे में भूल गए थे। मिसेज मलिक ने फिर भावना की ओर देखा और सख्ती से कहा, अपने कमरे में वापस जाओ। मैं कल तुमसे हिसाब चुकता कर लूंगी। भावना ने मिसेज मलिक पर नज़र डाली, जो साफ तरीके से नहीं चाहती थी कि वह यहाँ रहे और अपने चचेरे भाई का वेट करे। वह बिना कुछ कहे ऊपर चली गई। आखिरकार वह असली भावना के माता पिता थे। जब तक वह हद से ज्यादा नहीं बढ़ जाते तब तक उसका जवाब देने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा वह इस जगह की आदी नहीं थी और साथ ही उसकी क्षमताएं भी। ये सोचते ही उसने अचानक से अपनी कलाई की ओर देखने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया। उस स्थान पर उसके पास फीनिक्स बर्थमार्क था, लेकिन इस शरीर पर ऐसा नहीं था। अपना हाथ नीचे रखते हुए भावना ने पूरे कमरे को चेक किया। उसके और काव्या के पास एक बेडरूम था। काव्या का बेडरूम बड़ा था और उसकी बालकनी सूरज की ओर थी। वह न केवल अंदर डांस कर सकती थी बल्कि उसमें एक पियानो भी था। दूसरी ओर उसका बेडरूम बिल्कुल उल्टा था। ये छोटा और अंधेरा था और अंदर केवल एक बिस्तर, एक डेस्क, एक कुर्सी और एक दीवार कैबिनेट थी। किसी और चीज़ के लिए कोई जगह नहीं थी। ये सब देखने के बाद भावना ने तंज कसते हुए खुद से कहा, तुम कितनी बेचारी हो कि तुम्हारे अपने माता पिता तुमसे प्यार नहीं करते। पूरे बेडरूम को घेरने के बाद भावना ने डेस्क पर करीने से रखी किताबों की ओर अपनी नज़र डाली। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, जब तुम किताबों से इतना प्यार करती हो तो तुमने कड़ी मेहनत से पढ़ाई क्यों नहीं की? इतना कहने के बाद वह चली गई और उसे याद आया कि पिछले 2 दिनों में उसने केवल अपनी मंथली एग्जाम खत्म किए थे। उसने टेबल पर पड़े कुछ टेस्ट रिपोर्ट निकाले। एग्जाम पेपर को ढकने वाले लाल क्रॉस ने तुरंत भावना की आंखों को उत्तेजित कर दिया। एक उच्च पुजारिन के रूप में उसे दुनिया के बारे में सब कुछ जानना था। उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी थी और अगर कोई ऐसी बात होती जिसे वह नहीं जानती थी तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसने एक चेयर को खींचा और सभी निशानों को देखने के लिए तैयार हो गई। इस दुनिया में बहुत सी चीजें थीं जो वह नहीं जानती थी। वह 12वीं क्लास की किताबें पढ़कर भी शुरुआत कर सकती है। जब वह सीख रही थी, नीचे अलग ही सीन चल रहा था। साहिल मलिक मैंशन में आया था और मिस्टर एंड मिसेज मलिक का रवैया उसके लिए काफ़ी प्यार भरा था। अपने भतीजे का हाल चाल पूछने के बाद, जिसे उन्होंने लंबे टाइम से नहीं देखा था, मिसेज मलिक ने उससे पूछा, साहिल, क्या आप अमेरिका लौटने से पहले कुछ टाइम के लिए यहाँ रुकोगे? उनकी बात पर साहिल ने जवाब दिया, नहीं, मैं वापस नहीं जा रहा हूँ। पिताजी चाहते हैं कि मैं वापस आऊँ और यहाँ अपना करियर बनाऊँ। चफोर काव्या की आवाज़ को बंद करना। इस पॉइंट पर साहिल ने यहाँ आने के अपने मकसद को याद किया और तुरंत गुस्से में कहा, मैंने बेसिकली जेड के एक टुकड़े के लिए बोली लगाने और इसे दादाजी को देने की योजना बनाई थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिस जेड पर मेरी नज़र थी पहले ही एक अपाहिज आदमी ने उसे खरीद लिया था। ये सुनकर साधना के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने गुस्से में पूछा, तुम्हें रोकने की हिम्मत किसने की है? तुम मुझे बताओ, मैं अभी उससे आदमी से निपटने के लिए तुम्हारे फूफा से कहूंगी। साहिल ने रुद्र सिंह को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। गुस्से के साथ उसने कहा, मैंने पहले से ही किसी को उस विकलांग आदमी का पीछा करने के लिए भेज दिया है। टाइम आने पर मैं उसे अपाहिज आदमी को वो जेड पेंडेंट मुझे देने के लिए कहूँगा। फिर उसने 3 बॉक्स निकाले और उनमें से एक साधना को देते हुए कहा, ये वह ब्रेसलेट हैं जो मैंने वापस आने पर मेरी बुआ और दोनों कजन बहनों के लिए खरीदे थे। साधना ने बॉक्स लिया और कुछ देर तक प्यार से उसमें रखे ब्रेसलेट को देखती रही। उसने कहा, तुम्हें सच में पता है कि अपनी बुआ को कैसे खुश करना है? काव्या ने बाकी दोनों बॉक्स साधना से ले लिए और अपने होंठ थपथपाकर रोते हुए कहा, भावना ने आज मेरे साथ इतना बुरा किया और आप अभी भी उसे ब्रेसलेट दे रहे हैं। ये दोनों ब्रेसलेट में रखूंगी। वह दोनों एक साथ क्लब से वापस आए थे। रास्ते में काव्या ने बड़ा चढ़ाकर साहिल को भावना की शिकायत लगा दी। साहिल ने अपनी आईब्रो चढ़ाकर कहा, भावना ऐसा कैसे कर सकती है? साधना, जो अभी भी गुस्से में थी, ने भावना के बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। हाँ, ये सही है। कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम पास है, फिर भी वो मन लगाकर पढ़ने की बजाय मेरे लिए मुश्किल खड़ी करती है।
आज उसकी टीचर ने फिर से फ़ोन किया और कहा कि उसका मंथली एग्जाम रिजल्ट्स क्लास में सबसे लास्ट था। वह हमारे परिवार के लिए पूरी तरह से एक इंसल्ट है। उसकी बातों पर काव्य ने भी आग में घी डालते हुए कहा, इतना ही नहीं, उसने आज स्कूल में एक लड़के को आई लव यू भी बोल दिया था। सौरभ ये सुनकर काफ़ी गुस्से में आ गया। उसने कहा, अगर वह पढ़ना नहीं चाहती तो वह मेरे लिए कंपनी में काम कर सकती है। ठीक से पढ़ाई करने के बजाय इतनी कम उम्र में प्यार में पढ़ने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है कि वह कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी देना छोड़ सकती है। साधना के मन में भी सच में ऐसे विचार थे, लेकिन वह इस तरह बेइज्जत होने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। उसने कहा, अगर वह कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम नहीं देती है तो कौन जानता है कि दूसरे लोग हमारी पीठ पीछे हमारे बारे में क्या कहेंगे। मुझे लगता है कि जब वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दे देगी तो हमें उसके लिए कहीं और यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाना चाहिए और उसे वही छोड़ देना चाहिए। ये देखकर कि वो कितने गुस्से में थे, काव्या खुश हो गई। हालांकि जब उसने अपने कार्ड और फ़ोन के बारे में सोचा तो उसके मन में अभी भी भावना से बदला लेने का ख्याल चल रहा था। रात को लगभग 10 बजे किसी ने भावना के बेदरू का दरवाज़ा बेरहमी से खटखटाया। नाराज़ भावना ने अपनी किताब से अपना सिर उठाया और दरवाजे की ओर देखा। बिना अनुमान लगाए वह जानती थी कि यह काव्या थी। उसके होंठ एक स्माइल में मुड़ गए और उसने कहा, अगर अब तुम मरना ही चाहती हो तो फिर मुझे दोष मत देना। इतना कहकर वह खड़ी हुई और दरवाजे की ओर चल दी। दरवाज़ा खोलकर उसने पाया कि यह सच में काव्या थी। जैसे ही काव्या ने भावना को देखा वह तुरंत उसे धक्का देना चाहती थी। उसने भावना को धक्का देने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और उससे गुस्से से पूछा, भावना, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? भावना काव्या को देखकर पहले ही एक तरफ हट गई थी, इसलिए काव्या उसे धक्का नहीं दे पाई और वह लड़खड़ाते हुए बेडरूम में पहुंच गई। तभी बेडरूम का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। काव्या पलटी और भावना पर भड़कते हुए बोली, भावना, तुम। भावना ने एक जानलेवा ऑरा बिखेरा और पूछा, तुम क्या करना चाहती हो? फिर उसने काव्या की बांह पकड़ ली और उसे दीवार के खिलाफ धक्का दे दिया। अभी काव्या की पीठ दीवार से सटी हुई थी और भावना उसके पास आए। भावना की हरकतों से काव्या हैरान रह गई और उसने पूछा, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? भावना ने काव्या आंखों में देखा और कहा, काव्या। अचानक उसे एहसास हुआ कि भले ही वह और काव्या जुड़वां थी, लेकिन वह सच में काव्या से कुछ सेंटीमीटर छोटी थी। इससे वह बहुत दुखी हुई। हालांकि काव्या ने गलती से सोचा कि वह उसे चोट पहुंचाना चाहती थी। पीले चेहरे और कांपते होठों के साथ वह बोली, तुम कोई भी जल्दबाजी मत करो, नहीं तो मैं चिल्ला दूंगी। भावना ने अचानक उस पर बुरी स्माइल दी और कहा, चीखो। उसने अपनी उंगली उठाई और सीधे अपने मुंह एक्यू पॉइंट पर प्रहार किया। काव्या ने भावना को ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देखा हो। उसने अपनी गर्दन को अपने हाथों से ढंक लिया और अपना मुंह पूरा खोल लिया। तभी उसे एहसास हुआ कि चाहे वह कुछ भी करे, वह बोल नहीं सकती। उसका चेहरा तुरंत लाल पीला हो गया और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें उसके गालों पर लुढ़क गईं। भावना 2 कदम पीछे हटी और ठंडे स्वर में बोली, मैंने सोचा था कि क्लब में मैंने तुम्हें जो सबक सिखाया है वह तुम्हें 2 दिनों तक वहीं रहने पर मजबूर कर देगा, लेकिन मैंने तुमसे इतनी जिद्दी होने की उम्मीद नहीं थी। अभी यह बात हो है तो तुम बिल्कुल चुप रह सकती हो। जब काव्या ने भावना के शब्द सुने तो उसकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। उसने भावना की ओर कांपती हुई उंगली उठाई। उसकी आंखें गुस्से और डर से भर गईं। भावना ने आगे कहा, इसके अलावा अगर तुमने शिकायत करने का साहस किया तो मैं ये पक्का करूंगी कि तुम फिर कभी अपना मुंह न खोलो। इतना कहने के बाद उसने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, बाहर में जाओ। काव्या के साथ भावना ने पहले कभी ऐसा बिहेव नहीं किया था। चुपचाप चिल्लाते हुए उसका मुंह खुला रह गया। फिर वह मुड़ी और तेजी से दरवाजा खोला। उसे इस बारे में अपने माता पिता को बताना था। भावना काव्या के पीछे खड़ी हो गई और ठंडे स्वर में बोली, काव्या, बेहतर होगा कि तुम शिकायत करने से पहले अच्छी तरह सोच लो। मैं केवल ये चाहती हूँ कि तुम कल तक चुप रहो। अगर तुम शिकायत करती हो तो हम शर्त लगाकर देख सकते कि तुम दोबारा कब आवाज़ निकाल सकती हो। भावना की बातें सुनकर काव्या लड़खड़ा गई और लगभग दरवाजे के बाहर गिर पड़ी। जितनी ज्यादा भावना ने ऐसी बातें कही उतना ही काव्या शिकायत करना चाहती थी। उसे यकीन नहीं था कि कोई भी डॉक्टर उसका गला ठीक नहीं कर सकता। ये सोचते ही वो तेजी से 3rd फ्लोर पर अपने माता पिता के कमरे की ओर भागी। ये जानते हुए कि काव्या शिकायत करेगी, भावना उस पर तंज कसते हुए हंसी। चूंकि काव्या को दिखावा करना पसंद था, इसलिए वो उसे अपनी दवा का स्वाद चखने देती थी। उसने दरवाज़ा बंद किया, अपना कोट पहना और सभी किताबें मेज पर रख दिए उसने रूम की लाइट बंद कर दी, खिड़की खोली और नीचे कूद गई। ठीक उसी टाइम पूरे विला में चीख पुकार मच गई। साधना जोर से चिल्लाई, भावना, तुम मनहूस लड़की, तुमने काव्या के साथ क्या किया? मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी। भावना ने दरवाजे पर ठंडी नजर डाली जिसे इतनी जोर से पटक दिया गया था कि किसी के भी कान बहरे हो सकते थे। वह बैकयार्ड में इत्मीनान से टहलती रही और कुछ मिनटों के बाद ही मेन गेट की ओर चली।
लिविंग रूम में सभी नौकर सीढ़ियों पर खड़े होकर ऊपर की ओर एक दूसरे को इशारे से कह रहे थे, सेकंड मिस ने ऐसा क्या किया कि जो मैडम इतनी नाराज हो गई? इस सवाल पर किसी और नौकर ने जवाब दिया, मैं यह नहीं बता सकता कि दूसरी मिस, जो आमतौर पर ज़्यादा बात करने की हिम्मत भी नहीं करती, सच में मैडम को इतना गुस्सा दिला सकती है। जैसे ही भावना मेन गेट से अंदर आई थी को दरवाजे को लात मारने की तेज आवाज़ सुनी। सीढ़ी पर खड़े नौकरों ने डर के मारे अपनी गर्दनें सिकोड़ लीं। भावना ने उनकी ओर देखा और शांति से पूछा, ऊपर क्या हुआ? उसकी आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन सभी नौकरों ने हैरानी से उसे सुना। हर कोई अचानक से दरवाजे की ओर देखने लगा, फिर उनकी आंखें सदमे से फैल गईं। उन्होंने पूछा, दूसरी मिस, आप यहाँ क्यों हैं? भावना ने सीढ़ी की ओर चलते हुए कहा, मैं आंगन में टहल रही हूँ। सभी लोग असमंजस में उसकी ओर देखने लगे। भावना ने सभी की निगाहों को नज़रअंदाज किया और सीढ़ियों से ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद वह पीछे मुड़ी और काव्या और साहिल को उसके बेडरूम के दरवाजे पर खड़े देखा। इस समय मिसेज मलिक काव्या को ऐसे गले लगा रही थी कि काव्या बोलने में असमर्थ होने के बजाय मर गई हो। मिस्टर मलिक ने हताशा में अपना सिर रगड़ा और गुस्से में अपनी नाक से सांस छोड़ी। उन्होंने गुस्से से कहा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो ऐसी बुरी बेटी को पैदा किया है, यहाँ तक कि उसने अपनी बहन को भी नुकसान पहुँचाया? साहिल ने ही सबसे पहले इस पर ध्यान दिया था और कहा, भावना बेडरूम में नहीं है, कमरे में लाइटें अभी भी बंद हैं। और पर वो आगे कुछ बोल पाता इससे पहले एक कर्कश और भ्रमित करने वाली आवाज़ आई, क्या चल रहा है? दरवाजे के पास खड़े कुछ लोग भावना की ओर देखने लगे, जो हैरानी से भरे चेहरे के साथ वहां खड़ी थी। उसने पूछा, मेरे बेडरूम का दरवाज़ा क्यों टूटा हुआ है? भावना, मिसेज मलिक की कातिल निगाहों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ी और काव्या की ओर देखा, जिसकी आंखों में नमी तेजी से बढ़ रही थी। मिसेज मलिक ने गुस्से से कहा, तुम्हें तुम्हारी बहन को उसका बैंक कार्ड वापस दिलाने में मदद करने के लिए यहाँ होना चाहिए। भावना ने उनकी नफरत भरी निगाहों को नज़रअंदाज कर दिया और अंदर चली गई। लाइट चालू करके वह अपने बैग के पास गई और उसमें से उसने 2 कार्ड निकाले। उसने अपना सिर नीचे किया और मिस्टर मलिक को 2 कार्ड दिए। भर्राई आवाज में उसने सिसकते हुए कहा, शुरुआत में मैं दीदी के कार्ड छीनना नहीं चाहती थी, लेकिन जब भी पिताजी मुझे खर्च भेजते थे तो दीदी मुझे धमकी देती थी कि मैं अपना खर्च भी उन्हें दे दूं। अगर आप मुझ पर यकीन नहीं करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। मैंने पहले कभी दोपहर का भोजन नहीं किया है। मैं यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कभी भी पैसे नहीं होते थे। भावना के आखिरी 2 शब्दों ने उसे सुनने वालों के दिल में दर्द पैदा कर दिया और उनके दिल कांप उठे। ये सुनने के बाद काव्या का चेहरा बदल गया। साहिल ने काव्या को अजीब नज़रों से देखा। मिस्टर मलिक ने 2 कार्डों को देखा, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए वह अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा सके। पर अगले सेकंड में मिसेज मलिक ने उससे कार्ड छीन लिया, यहाँ तक कि उन्होंने कार्डों का जिक्र तक नहीं किया। इसके बजाय उसने कड़ी डांट लगाई, अरे लड़की, हम बात कर रहे हैं कि तुम अपनी बहन को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हो? भावना ने हैरानी में काव्या को देखा। उसने पूछा, मैंने अपनी बहन को नुकसान पहुंचाया? मैंने उसे कब नुकसान पहुंचाया? मेरी बहन का कार्ड लेने के बाद तुम मुझे पहले ही पीट चुके हो, क्या तुम इसके लिए मुझे फिर से पीटोगे? मिसेज मलिक इतना गुस्सा हो गई कि उन्होंने भावना की ओर इशारा किया और उसे डांटने ही वाली थीं। पर मिस्टर मलिक ने मिसेज मलिक को बोलने से रोक दिया और भावना से पूछा, भावना, काव्या ने कहा कि तुमने उसे बोलने में असमर्थ बना दिया है। भावना ने अचानक आवाज़ उठाई और उसे रोकते हुए कहा, पापा, आप किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने अपनी बहन को बोलने में असमर्थ कर दिया? भावना काव्या की तुलना में ज़्यादा खूबसूरत थी और उसकी शक्ल भी ज़्यादा दयनीय लग रही थी। एस्पेशली इस वक्त उसकी आंखें हैरानी से खुली हुई थीं और वह इतनी हानिरहित लग रही थी कि कोई भी उस पर संदेह नहीं कर सकता था। साहिल, जो किनारे पर खड़ा था, अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने टोकते हुए कहा, बुआ, फूफा जी, मुझे लगता है कि आपको काव्या को हॉस्पिटल भेजना चाहिए। ये साफ था कि काव्या झूठ बोल रही थी। साहिल को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बुआ और फूफा अब भी उस पर विश्वास क्यों करेंगे। मिस्टर मलिक को भी इसका एहसास हुआ और उन्होंने काव्या की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, काव्या, जाओ अपने कपड़े बदलो, मैं तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल भेजूंगा। काव्या इतनी चिंतित थी कि उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसने अपना मुंह पूरा खोला और भावना की ओर इशारा किया। वह उस पर झपटना चाहती थी और उसे काटकर मार डालना चाहती थी। भावना जल्दी से साहिल के पीछे ऐसे छुप गई जैसे वह बुरी तरह डर गई हो। अब तक मिसेज मलिक भी थोड़ा शांत हो चुकी थी। पीले चेहरे के साथ उन्होंने काव्या को अपने बेडरूम की ओर खींच लिया। CH5, साहिल की पिटाई। मिस्टर और मिसेज मलिक जल्दी से काव्या को हॉस्पिटल ले गए, पर जाने से पहले किसी को याद नहीं आया कि भावना के बेडरूम का दरवाज़ा टूट गया है। भावना कमरे के बाहर खड़ी थी और उसने साहिल, जो अपने फ़ोन से खेल रहा था, को देखने से पहले दरवाजे की ओर देखा। उसकी निगाहों को भांपते हुए साहिल ने अपना फ़ोन अपनी जेब में रख दिया और कहा, भावना, तुम्हें बुआ और फूफा का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाकर पहले सो जाओ।
इतना कहने के बाद वह घूमा और उस गेस्ट रूम की ओर चल दिया जिसमें वह रुका हुआ था। चलते चलते उसने जम्हाई ली और हाथ वापस नीचे करते हुए कहा, मैंने काव्या से सुना कि तुम लोगों को कल स्कूल नहीं जाना है, फिर मैं तुम लोगों को घुमाने के लिए कहीं बाहर ले जाऊंगा। भावना ने अपनी साहिल पर से अपनी नज़रें हटा लीं और अपने कमरे में प्रवेश करते ही दरवाजे पर कदम रखा। बेडरूम में कोई दरवाज़ा नहीं था, इसलिए भावना ने बस असली भावना के 2 साल के हाई स्कूल के बारे में सभी किताबें और जानकारी खोजी। असली भावना ने मानविकी और लिटरेचर की पढ़ाई की थी, जो नई भावना लिए बच्चों का खेल था, जो राजनीतिक इतिहास पढ़ते और याद करते थे। वो आधी रात तक पढ़ रही थी, तभी उसे कॉरिडोर से अचानक साहिल की हताश चीख सुनाई दी, क्या, जिन लोगों को मैंने उस अपंग का पीछा करने के लिए भेजा था वो सभी पकड़े गए? क्या बकवास है, तुम मुझे अभी पता बताओ, मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा। उसके बाद सीढ़ियों की ओर जाते हुए कदमों की आवाज़ आ रही थी। जब भावना ने ये सुना तो उसने केवल अपना सिर थोड़ा झुकाया और पढ़ाई करनी जारी रखी। पढ़ने के बाद वो सुबह 3 बजे के बाद ही बिस्तर पर जा पाई थी। उस रात न केवल मिस्टर और मिसेज मलिक और काव्या वापस नहीं आए, यहाँ तक कि साहिल भी वापस नहीं लौटा। सुबह के 6 बजे थे जब नीचे से आंगन में एक कार के चलने की आवाज़ आए। जल्द ही कॉरिडोर से कदमों की आहट सुनाई दी। भावना जल्दी से उठ बैठी। जल्द ही एक नौकर आया और उसके दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, दूसरी मिस, मैडम चाहती हैं कि आप तुरंत नीचे आ जाओ। भावना बिस्तर से उठी, अपने कपड़े बदले और नौकर के साथ नीचे जाने से पहले कुछ देर नहाए। इस टाइम उसके माता पिता और काव्या सभी लिविंग रूम में खड़े थे। काव्या का सिर झुका हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास जीने के लिए कुछ नहीं है। ये साफ था कि कल रात हॉस्पिटल में उसकी रात अच्छी नहीं गुजरी। मिसेज मलिक उसे सांत्वना देते हुए बोल रही थी, काव्या, डरो मत। अगर सच में भावना ने ही तुम्हारे साथ ऐसा किया है तो मैं उसे तुम्हें फिर से बुलवाने के लिए मजबूर कर दूंगी। ये सुनकर सौरभ गुस्से चिढ़ गया। उसने पूछा, भावना आखिरकार इसके लिए कैसे जिम्मेदार है? साधना उस पर गुस्से से चिल्लाई, क्या काव्या हमसे झूठ बोलेगी? सौरभ ने हताशा में अपना सिर रगड़ा और कहा, हमने काव्या की कल रात इंडियन और वेस्टर्न दोनों डॉक्टरों से जांच कराई, उन्हें उसके गले में कुछ भी गलत नहीं मिला। अब सबसे जरूरी बात काव्या को बुलाने के बाकी तरीकों के बारे में सोचना है, तुम ज्यादा आवेगी मत बनो। सौरभ की बात पर साधना गुस्से से बोली, तुमने मुझे आवेगी कहा? अगर काव्या का गला ठीक नहीं हो सका तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। भावना, जो सीढ़ियों से उन्हें लड़ता हुआ देख रही थी, ने कहा, पिताजी, माँ, आपने मुझे बुलाया? उन तीनों ने एक ही समय में भावना की ओर देखा। जैसे ही काव्या ने भावना को देखा, उसकी आंखों में आशा की किरण चमक उठी। बिना सोचे समझे वह भावना की ओर दौड़ पड़ी। भावना ने अपनी आंखें नीची की और काव्या को देखा। जैसे ही काव्या पास आई, उसके शरीर से हत्या के इरादे का ओरा निकलने लगा। काव्या अचानक भावना से 3 कदम दूर रुक गई। उसने भावना की ओर देखा क्योंकि उसके होंठ लगातार खुल रहे थे और बंद हो रहे थे। ये साफ था कि वह चाहती थी कि भावना उसे बोलने की क्षमता वापस दे दे। भावना के होठों के कोने एक अनजान उपहास में मुड़ गए। जैसे ही वह पीछे हटी, उसने काव्या से ऐसी आवाज में कहा जिसे केवल वह दोनों ही सुन सकते थे, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने इसे गंवा दिया। उस हालत में अब तुम जिंदगी भर गूंगी बनी रह सकती हो। काव्या इतनी गुस्से में थी कि वह अपनी सुध बुध खो बैठी और यहाँ तक कि भावना को मारने की इच्छा भी उसके मन में आ गई। अपने माता पिता की उपस्थिति पर भरोसा करते हुए उसने तुरंत भावना के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। भावना ने जानबूझकर हैरानी में एक चीख निकाली और तेजी से एक तरफ हट गई। इस थप्पड़ में काव्या ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि भावना पहले पीछे हट जाएगी। खुद को संभाल न पाने के कारण वह लड़खड़ाकर कठोर फर्श पर गिर पड़ी। सौरभ और साधना दोनों चिल्लाए, काव्या। काव्या हल्के से नहीं गिरी थी, वह न केवल बेहोश हो गई बल्कि उसकी नाक से खून भी बहने लगा। चिंतित मिसेज मलिक ऊपर की ओर दौड़ी और उसको पकड़ते हुए बोली, काव्या, काव्या, तुम्हें क्या हुआ है? तुम माँ को मत डराओ। सौरभ दौड़कर ऊपर आया और काव्या को सीढ़ियों से उठा नीचे ले गया। जैसे ही वह भागा, उसने कहा, काव्या, डैडी तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल भेजेंगे। साधना तेजी से उसके पीछे पीछे चली और उसकी नाक से खून बहने से रोकने की कोशिश करते हुए काव्या का नाम पुकारने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे काव्या मरने वाली थी। दोनों अभी दरवाजे की ओर बढ़े ही थे कि साधना का फोन बजा। उसने उसे निकाला और तुरंत उत्तर दिया। जैसे ही उसने कॉल उठाया, साधना की आवाज़ बदल गई, क्या, साहिल को पीटा गया? ठीक है, सौरभ और मैं तुरंत हॉस्पिटल जाएंगे। उसके बाद उसने फ़ोन रख दिया और सौरभ से रोते हुए स्वर में कहा, दूसरे भाई ने फ़ोन करके बताया कि कल रात साहिल को पीटा गया था। वह बहुत गंभीर है और उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। चलो जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं। सौरभ ने साधना से पूछा, ये कैसे हो गया? बोलते बोलते वह दोनों बाहर चले गए। कुछ ही देर में बाहर से किसी कार के जाने की आवाज़ सुनाई दी।
तभी भावना इत्मीनान से नाश्ते के लिए नीचे गई और नौकरों को पढ़ाई जारी रखने से पहले उसके लिए दरवाजा लगाने का ऑर्डर दिया। दोपहर में मिस्टर मलिक राहुल रायचंद के साथ वापस आए, जो साधना के दूसरे भाई थे। नौकर ने उन्हें चाय परोसी और सौरभ ने खुद उसे एक कप देते हुए कहा, दूसरे भाई, डॉक्टर ने कहा कि साहिल की जान अब खतरे में नहीं है, पहले आराम करो। दूसरी भाभी और साधना हॉस्पिटल में उसकी देखभाल कर रही हैं, जब साहिल जाग जाएगा तो हम वहां जाएंगे। राहुल ने उससे चाय ली और एक चुस्की ली। गुस्से से भरे भाव के साथ उसने चाय का कप कॉफी टेबल पर जोर से रख दिया और कहा, उस आदमी की मेरे बेटे के पैरों की हड्डियां तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मुझे पता चल गया कि यह किसने किया तो मैं उसे इस दुनिया में आने पर पछताने को मजबूर कर दूंगा। सौरभ के एक्सप्रेशन काफिर शातिर थे। उसने कहा, दूसरे भाई, चिंता मत करो, मैंने पहले ही लोगों को जांच के लिए भेज दिया है। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि यह कौन है, मैं तुरंत किसी को अपराधी को पकड़कर लाने के लिए कहूंगा और आपको उससे निपटने दूंगा। राहुल कुर्सी के पीछे झुक गया और अपनी आंखें बंद करके अपना सिर उठाया। अचानक सौरभ का फोन बजा। राहुल ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। सौरभ ने अपने फोन को देखा और तुरंत कहा, यह उस आदमी का है जिसे मैंने इस मामले की जांच के लिए भेजा था। राहुल ने क्यूरियोसिटी से कहा, जल्दी इसका उत्तर दो। सौरभ ने तुरंत कॉल बटन और स्पीकर बटन दबाया। उसने तुरंत पूछा, क्या तुम्हें पता चला कि वह कौन था जिसने साहिल को पीटा था? दूसरे साइड के आदमी ने हकलाते हुए कहा, बॉस, ये है। पर वो पूरी बात बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। राहुल बेसब्री से चिल्लाया, मुझे बताओ। उस आदमी ने फिर से कहा, यह मिस्टर रुद्र सिंह है। 5वें युवा मास्टर ने कल नीलामी में मिस्टर सिंह को नाराज कर दिया और उन्हें पब्लिकली अपंग कहा। उन्होंने कल रात मिस्टर सिंह से निपटने के लिए कुछ लोगों को भी भेजा था। इस बात से लिविंग रूम में अचानक सन्नाटा छा गया। फोन के दूसरी तरफ वाला आदमी अभी भी पूछ रहा था कि क्या करना है। सौरभ ने थोड़ी देर बाद फोन रख दिया और घबराहट में राहुल की ओर देखा। राहुल के एक्सप्रेशन अभी बहुत बदसूरत थे। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और गुस्से से चिल्लाए, रुद्र सिंह। सौरभ ने राहुल से पूछा, दूसरे भाई, मैं और लोगों को क्यों नहीं भेजता? सौरभ के सवाल पर राहुल ने गुस्से से कहा, क्या तुम चाहते हैं कि वह पागल हमारे परिवार से बदला ले? हालांकि राहुल की इच्छा थी कि वह रुद्र को अलग कर सके, फिर भी उसने कहा, वह आदमी एक शैतान है और यह साहिल ही था जिसने उसे सबसे पहले उकसाया था। वह जरूर इस मामले को शांत नहीं होने देगा। सौरभ ने चिंतित होकर पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? राहुल अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। उन्होंने सोचा कि कैसे रायचंद फैमिली एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर सिंह कॉर्पोरेशन के साथ काम करने की कोशिश कर रहा था। कुछ समय बाद उन्होंने फैसला किया कि उनके पास समझौता करने के अलावा कोई चारा नहीं है। उसने जवाब दिया, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? किसी से पता लगवाएं कि रुद्र सिंह कहाँ है। मैं पर्सनली उनसे माफ़ी मांगूंगा। सौरभ ने राहुल को देखा और अपना मुंह खोला, लेकिन आखिर में उसने उन शब्दों को वापस ले लिया। उन्होंने राहुल से कहा, मैंने सुना है कि मिस्टर सिंह को हाल ही में प्राचीन वस्तुओं में बहुत रुचि हो गई है। आज रात नितिन देशमुख अपने बड़े बेटे की 20वीं जन्मदिन की पार्टी कर रहे हैं। उनके पास घर पर बहुत सारी प्राचीन वस्तुएं जमा की हुई है। संभावना है कि रुद्र सिंह आज रात वहां जाएगा। राहुल ने अपनी कलाई में बंधी घड़ी पर नजर डाली। उदय अभी 3 बजे थे। उन्होंने कहा, तो फिर इस पार्टी में चलें। इतना कहने के बाद उसके दिमाग में कुछ आया और उसने कहा, काव्या को वापस बुलाओ। यह एक जवान लड़के के जन्मदिन की पार्टी है, इसलिए अगर मैं उसे साथ ले जाऊंगा तो मेरा मकसद बहुत साफ नहीं होगा। उनकी बात सुनकर सौरभ कुछ झिझका। उसको झिझकते हुए देखकर राहुल ने उससे पूछा, क्या हुआ है? सौरभ ने कहा, काव्या के गले में कुछ गड़बड़ है, वह बोल नहीं सकती। राहुल ने अपनी आईब्रो चढ़ा दी। इस टाइम उसे इसकी परवाह नहीं थी कि काव्या बोल सकती है या नहीं। जब तक वह रुद्र सिंह से माफ़ी मांगने का बहाना ढूंढ पाता तब तक ये ठीक रहेगा। जब सौरभ ने साधना को फ़ोन करके काव्या को वापस लाने और पार्टी के लिए अपने कपड़े बदलने के लिए कहा तो काव्या शून्य भाव के साथ बिस्तर पर बैठी थी। साधना के बहुत समझाने के बाद काव्या बिना मर्जी के आखिरकार मान गई। वह हॉस्पिटल से अकेली निकली और पार्किंग एरिया की ओर चल दी। चलते चलते उसने किसी को मैसेज भेजा और ध्यान ही नहीं दिया कि उसके सामने कोई खड़ा है। जैसे ही वह उससे टकराने वाली थी, उस आदमी ने अचानक उसे याद दिलाया, छोटी लड़की, जब तुम चल रही हो तो अपने फ़ोन से मत खेलो, ये बहुत खतरनाक है। चौंक कर काव्या ने जल्दी से ऊपर देखा। उसके सामने वाला इंसान गहरे नीले रंग का गाउन पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी था। रात का समय था, फिर भी अधेड़ उम्र का आदमी अभी भी धूप का चश्मा पहने हुए था। उनके हाथ में 2 मालाएं भी थीं। काव्या ने उसे ऐसे देखा जैसे वह पागल हो और उसके पास से जाने का फैसला किया। अधेड़ उम्र के आदमी ने काव्या को गहरी नज़र से देखा और कहा, छोटी लड़की, क्या तुम बोलने में असमर्थ हो? यहाँ तक कि डॉक्टर भी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम बोल क्यों नहीं सकते। काव्या अचानक अपनी जगह पर रुकी और अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखने लगी।
उसकी रिएक्शन देखकर अधेड़ उम्र का आदमी अचानक हंस पड़ा और बोला, मेरे पास तुम्हारी बोलने की क्षमता पुनः प्राप्त करने का एक तरीका है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम जा सकती हो। काव्या की आंखों में हैरानी झलक उठी और उसने अधेड़ उम्र के आदमी को दिखाने के लिए तेजी से अपने फ़ोन पर एक संदेश टाइप किया, आप क्या कर सकते हैं? जब तक आप मेरी आवाज़ वापस ला सकते हैं, आप जितना चाहें उतना पैसा मांग सकते हैं। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने हाथ में मोतियों को घुमाया और कहा, पैसा सिर्फ एक सांसारिक संपत्ति है। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस एक शर्त माननी होगी। काव्या मूर्ख नहीं थी और उसने तुरंत सतर्कता से उसकी ओर देखा। अधेड़ उम्र के आदमी ने सच में प्रशंसा की नज़र दिखाई और कहा, छोटी बच्ची, तुम्हें मुझ पर शक है। इससे साबित होता है कि तुम बहुत होशियार हो। उसने आगे कहा, मैं एक एक्सपर्ट हूँ जो पॉइजन की रिसर्च में माहिर है। मैं प्रयोग करने के लिए किसी को ढूंढना चाहता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप मेरे लिए किसी ऐसे इंसान की सिफारिश करें जो मेरी कठपुतली बनने के बाद मुझे कोई परेशानी न पहुंचाए। चसिक्स पार्टी में जाना। काव्या के दिमाग में भावना का चेहरा सामने आया। उसने तुरंत फ़ोन में टाइप किया, तुम कौन सा प्रयोग करना चाहते हो? अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, किसी इंसान को वश में करने के लिए जहर का प्रयोग करना। काव्या की आंखों में एक चमक आ गई। उसने सोचा, अगर यह आदमी भावना को कंट्रोल कर सकता है तो वह जरूर भावना को मौत से भी बदतर हालत में डाल देगी। उसने फिर से अपना सिर झुकाकर टाइप किया, पहले मुझे बोलने दो। अधेड़ उम्र के आदमी ने तेजी से काव्या के एक्यू पॉइंट पर टैप किया और कहा, अब तुम बोल सकती हो। काव्या ने धीरे से बोलने की कोशिश की, तुम। जैसे ही उसकी आवाज़ निकली, वह इतनी उत्तेजित हो गई कि वह लगभग कूद पड़ी। अधेड़ उम्र के आदमी की ओर उसकी निगाहें अब पहले जैसी नहीं रहीं। उसने पूछा, तुम भावना को कंट्रोल करने के लिए जहर का इस्तेमाल कैसे करने जा रहे हो? अधेड़ उम्र के आदमी उसके सवाल का जवाब देने की बजाय सवाल पूछ लिया, छोटी लड़की, तुम कहाँ जा रही हो? काव्या ने जवाब दिया, मैं अपने डैड के साथ एक डिनर पार्टी में जाने लेने के लिए जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, बेस्ट, तुम उस इंसान को वहाँ ला सकती हो। हम आपस में फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लेंगे। तुम्हें बस धोखे से उस इंसान को बाहर लाना है और फिर मुझे सौंप देना है। उस आदमी की बात सुनकर काव्या ने पूछा, तुम काव्या को ले जाने वाले हो? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं बस उसे चुपके से देखना चाहता हूँ। काव्या ने हाँ में अपना सिर हिलाया। उसे अभी भी भावना से बदला लेना था। अगर वो आदमी भावना को के जाता तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उन दोनों ने एक दूसरे के फ़ोन नंबर ले लिए। जैसे ही काव्या जाने वाली थी, अधेड़ उम्र के आदमी ने अचानक जाने से पहले उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, छोटी लड़की, इस बारे में किसी को मत बताना। काव्या ने हाँ में सिर हिला दिया। मलिक मैंशन में भावना ने अभी अभी सारे टेस्ट पेपर को पढ़ने के बाद वापस से रखा कि उसके दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। वह नौकर समझकर दरवाजा खोलने के लिए उठी। जब उसने काव्या को चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ दरवाजे के बाहर खड़ा देखा तो वह कहने से पहले केवल 2 सेकंड के लिए रुक गई, लगता है कि तुम अब बोल सकती हो। उसके एकदम सटीक पता लगाने पर काव्या ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? भावना ने अचानक काव्या की ओर एक कदम बढ़ाया। एक नज़र से वह बता सकती थी कि काव्या जहर के प्रभाव में थी। अपनी आंखों में चमकती चमक के साथ उसने कहा, मैंने बस अनुमान लगाया। काव्या भावना पर भड़कना चाहती थी, पर आज रात को जो वह करने वाली थी वो सोचकर उसने अपना गुस्सा निगला और कहा, तुरंत अपने कपड़े बदलो। पिताजी और दूसरे मामाजी हमें डिनर के लिए देशमुख फैमिली में ले जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। भावना को जवाब देने का मौका दिए बिना वह मुड़ी और चली गई। भावना ने दरवाजे के बाहर यह अनुमान लगाने की कोशिश की कि काव्या पर जहर का इस्तेमाल किसने किया और उनका मकसद क्या था। लेकिन जब उसने इस दुनिया में जहर के बारे में सोचा तो उसे एक अजीब सी क्यूरियोसिटी महसूस हुई। उसे अचानक पैसे कमाने का एक तरीका नजर आया। उसने अलमारी में देखा और महसूस किया कि असली भावना का टेस्ट सच में बुरा था। ड्रेसें या तो भड़कीली थीं या फिट नहीं थीं। आखिर में उसने बस एक सफ़ेद टी शर्ट और एक शॉर्ट्स पहनने का डिसीजन लिया। फिर उसने अपने लंबे सीधे बालों को बांधने के लिए हेयर क्लिप का इस्तेमाल किया। दर्पण में उस इंसान को घूरते हुए भावना को अभी भी नफरत हो रही थी। उसने खुद से कहा, तुम्हारे पास इतने अच्छे फीचर है लेकिन तुमने खुद को कुपोषित बना लिया है। इतना कहने के बाद उसने अपनी बालों एक तरफ धकेल दिया और अपने माथे पर लंबे निशान को देखा। उसने कुछ देर तक सोचा कि इस निशान को हटाने के लिए उसे कौन सी औषधीय जड़ी बूटियों की आवश्यकता है और वह पैसे कमाने के लिए और भी दृढ़ हो गई। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरी, नीचे बैठे 3 लोगों ने उसकी ड्रेस देखकर आईब्रो सिकोड़ ली। काव्या ने सबसे पहले उसका मजाक उड़ाया, हम एक डिनर में जा रहे हैं लेकिन तुमने सच में ऐसे कपड़े पहने हैं। सौरभ ने जल्दी से अपने एक्सप्रेशन बदलते हुए कहा, जाओ तुरंत कपड़े बदल लो। अपनी बहन को देखो, क्या तुम उससे कुछ नहीं सीख सकती? काव्या ने बहुत शानदार मेकअप और गुलाबी ड्रेस पहन रखी थी।
ड्रेस का सिरा उसके घुटनों के ठीक ऊपर था और इससे न केवल उसकी लंबी टांगें और अच्छा फिगर दिख रहा था, बल्कि वह बेहद खूबसूरत भी लग रही थी। भावना ने अपनी निगाहें नीची की और कहा, मेरे गाउन मेरे लिए बहुत बड़े हैं। तभी सौरभ को एहसास हुआ कि भले ही भावना 18 साल की होने वाली थी, लेकिन वह ऐसी दिखती थी जैसे वह केवल 14 या 15 साल की हो। बिना किसी कारण के उसके दिल में गिल्ट की एक झलक उभर आए और उसने उसके पहनावे के बारे में बात करना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने कहा, जब तुम देशमुख फैमिली में जाओ तो इधर उधर मत जाना और किसी भी चीज को मत छूना। भावना ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, समझ गई डैडी। फिर वह चारों एक कार में देशमुख मैंशन की ओर चले गए। जब मलिक फैमिली की कार देशमुख फैमिली के विला के बाहर रुकी तो हर कोई अपने रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले केवल एक नज़र देखने के लिए रुका। हालांकि जब राहुल रायचंद कार से उतरा तो हर कोई हैरान रह गया। नितिन देशमुख अपने 2 बेटों को भी पर्सनली स्वागत करने के लिए लेकर आए। उसी टाइम उन्होंने राहुल की ओर अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर रायचंद मेरे बेटे की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होंगे। राहुल ने उनसे हाथ मिलाया और सीधे स्वर में कहा, मैंने सुना है कि मिस्टर नितिन का परिवार जन्मदिन की पार्टी आयोजित कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मुझे आशा है कि आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। राहुल की बात पर नितिन ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, आपका स्वागत है। ये बोलने के बाद उन्होंने तुरंत अपने दोनों बेटों को उनसे मिलवाते हुए कहा, यह मेरा सबसे बड़ा बेटा विवेक और यह मेरा छोटा बेटा निखिल है। उन्होंने फिर मिस्टर मलिक की ओर देखते हुए कहा, मिस्टर रायचंद, मिस्टर मलिक और आपकी दोनों बेटियां प्लीज अंदर आएं। उन्होंने अपने दोनों बेटों को गेस्ट की खातिरदारी करने दी जबकि वह खुद उन चारों को अंदर ले गए। भावना उनके पीछे पीछे चली कि इसी टाइम एक हाथ अचानक से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। उसी टाइम उसे नाराजगी और धमकी से भरी धीमी आवाज सुनाई दी, भावना, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, आज रात मुझसे दूर रहो। इसके अलावा अगर तुमने कल स्कूल में जो हुआ उसके बारे में दूसरों को बताने की हिम्मत की तो मैं जरूर तुम्हें सबक सिखाऊंगा। भावना ने अपने सामने भड़कीले कपड़े पहने उस आदमी को देखा जिसने जानबूझकर शांत भाव रखा था। उसका खुद का बचाव करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक शब्द कहा, दफा हो जाओ। उसको ऐसे जवाब देते देख निखिल बोल पड़ा, तुम। उसको अपने कानों पर विश्वास करने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसने भावना को ऐसे घूरा जैसे वह किसी राक्षस को देख रहा हो और अगले ही सेकंड में उसे ऐसा लगा कि उसने कुछ सोचा है और उसके एक्सप्रेशन और भी बदतर हो गए। उसने कहा, भावना, अगर यह एक तरीका है जिसका इस्तेमाल तुम मेरा ध्यान खींचने करने के लिए कर रही हो तो मैं तुम्हें सलाह देता हूं। हालांकि वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही भावना ने सीधे उस पर ठंडी नजर डाली। निखिल अभी भी सदमे में था और भावना, सौरभ और बाकी लोगों का पीछा करते हुए काफी दूर निकल गई थी। देशमुख फैमिली का विला यूरोपीय शैली में बनाया गया था। कई सारे गेस्ट आपस में अपना गिलास उठाने और बातें करने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए। जब नितिन देशमुख राहुल और बाकी लोगों को अंदर लाए तो कई लोग हैरान रह गए। उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, नितिन देशमुख सच में मिस्टर रायचंद को इनवाइट करने में कामयाब रहे। धीमी बातों के दौर के बाद कई लोग तुरंत वहां पहुंच गए। सौरभ ने काव्या को याद दिलाया, काव्या, अपनी बहन को बाद में खेलने के लिए अपने साथ ले आओ। काव्या ने हाँ में सिर हिलाया। इसी टाइम उसी उम्र की कुछ लड़कियां काव्या को बुलाने के लिए वहां आईं। उन्होंने उससे कहा, काव्या, तुम यहाँ हो, चलो वहां चलें और खेलें। काव्या ने भावना पर नजर डाली। तब बाकी लड़कियों ने भावना को वहां खड़ा देखा तो उन लड़कियों में से एक ने बेरहमी से पूछा, काव्या, तुम अपनी बहन को अपने साथ क्यों ले आए? काव्या ने असहाय स्वर में कहा, मेरे पास कोई चारा नहीं था, यह मेरे पिता का विचार था। एक खाली जगह की ओर चलने से पहले भावना ने काव्या पर एक नजर डाली। तभी उसे पीछे से काव्या की नाखुश आवाज सुनाई दी, अरे भावना, तुम कहाँ जा रही हो? पर भावना उसे जवाब देने में बहुत आलसी थी। वह एक ऐसे कोने में चली गई जहां आसपास कोई नहीं था। संयोगवश खाने की टेबल ठीक उसके बगल में थी। खाने की टेस्टी खुशबू को सूंघते हुए और उसके कमजोर शरीर को देखते हुए भावना ने कुछ खाने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही उसने खाना उठाया और अपनी प्लेट में रखा, उसने अपने पीछे से एक तीखा सवाल सुना, बदसूरत सन की, तुम यहाँ क्यों हो? भावना ने अपनी आईब्रो चढ़ा ली और रिया की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, जो एक तंग ड्रेस पहने हुए थी। रिया 2 या 3 कदम चलकर भावना के पास पहुंची और उस पर बुरी नजर डाली। उसने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तुम निखिल के फैमिली डिनर में शामिल होने के लिए इस तरह के कपड़े पहनने की हिम्मत कर रही हो? इस समय बोलते बोलते वह और भी जोश में आ गई और बोली, अगर तुम्हारी जगह में होती तो मैं जिंदगी भर खुद को घर में बंद कर लेती। तुमने सच में निखिल के फैमिली डिनर में आने का साहस किया, तुम? भावना ने उस लड़की की ओर देखा जो दिखावा कर रही थी और शांति से पूछा, क्या तुमने अभी ऐसा कहा था? उसके सवाल पर रिया ने हैरानी से भावना की ओर देखा। भावना ने फिर से पूछा, क्या तुमने अभी ऐसा कहा? फिर अपनी थाली लेकर उसके पास चली गई।
रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने भावना को अपनी ओर आते देखा। वह अचानक से एक कदम पीछे हट गई। भावना ने रिया को देखा और सीरियसली कहा, अब जब तुम सोचती हो कि बदसूरत लोगों को हमेशा घर पर रहना चाहिए, मैं तुम्हें खुश करूंगी। अगर उसने गलत अनुमान नहीं लगाया था तो वह आदमी जिसने काव्या पर जहर डाला था, वह जरूर आज रात उसके सामने आता। उस आदमी में जरूर कुछ अच्छा था। जब उसे वह चीज़ मिल जाएगी तो वह इस लड़की को डमी के रूप में इस्तेमाल करेगी। रिया को अचानक अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। अगले ही पल उसने रिएक्ट किया और कहा, भावना, अब तुम सचमुच सक्षम हो। तुमने सच में ऐसा करने का साहस किया। भावना ने रिया के चेहरे पर फोक रखा और उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, तुम आगे कहना जारी क्यों नहीं रख रही? रिया का चेहरा पीला पड़ गया। जब उसने भयंकर भावना को देखा तो उसके होंठ कांपने लगे। उसके हकलाते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो? भावना ने जानबूझकर उसकी ओर ऐसे देखते हुए जैसे वह कोई बेवकूफ़ हो, उससे फिर पूछा, क्या तुम नहीं बता सकती? क्या तुम्हें लगता है कि यह फोक तुम्हारे चेहरे में छेद कर सकता है? फोक को अपने चेहरे के करीब आता देख रिया डर से चिल्लाई, तुम हिम्मत करो। 7 भावना पर हमला। भावना रिया को देखकर गुस्से से बोली, तुम चुप रहो। चौंककर रिया ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और डर से पीली पड़ गई। तभी लिविंग रूम अचानक से शांत हो गया। सभी लोग लिविंग रूम के बीच में इकट्ठे हुए। रिया ने भावना के ध्यान भटकने का फायदा उठाया और वहां से भाग गई। जब भावना ने रिया को भीड़ में भागते देखा तो उसने उसका मजाक उड़ाया। इस टाइम नितिन देशमुख हंसे और जोर से कहा, आज रात मेरे बेटे की 20वीं बर्थडे पार्टी में आने के लिए आप सभी को थैंक यू। नितिन देशमुख की बात सुनकर किसी ने कहा, कंग्रेचुलेशन मिस्टर देशमुख, मैंने सुना है कि आपके बड़े बेटे को सेकंड सेमेस्टर में एक एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में फॉरेन में स्टडी करने जा रहे हैं। उस आदमी की आवाज़ सुनकर नितिन के कहा, थैंक यू। विवेक भाग्यशाली था कि उसे कॉलेज द्वारा चुना गया। मिस्टर देशमुख की बात पर उस आदमी ने फिर से कहा, मिस्टर देशमुख, आप काफ़ी पोलाइट हैं। कौन नहीं जानता कि आपका बड़ा बेटा बचपन से ही एक्सीलेंट रहा है। हालांकि उसने बोलते बोलते अचानक से टॉपिक बदलते हुए कहा, क्या मिस्टर देशमुख का सबसे छोटा बेटा यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेने वाला है? वह किस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है? इस समय निखिल ने खुद को आगे किया और घमंड से जवाब दिया, बेशक इंपीरियल यूनिवर्सिटी में। निखिल के जवाब को सुनकर सभी लोग खुश हो गए और उन्होंने कहा, आज रात आए कुछ बच्चे 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं। आप सभी फेमस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पाने के लिए कड़ी मेहनत करें। सभी का टॉपिक 12वीं क्लास के छात्रों पर कंसंट्रेटेड हो गया। इस समय किसी ने सौरभ से पूछा, क्या मिस्टर मलिक के परिवार की दोनों बेटियां भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले रही हैं? मुझे हैरानी है कि वह दोनों कहाँ एडमिशन लेना चाहती हैं। उस सवाल को सुनकर काव्या ने कॉन्फिडेंस से उत्तर दिया, बेशक मैं भी इंपीरियल यूनिवर्सिटी जाऊंगी। सौरभ ने गर्व से कहा, मेरी काव्या पिछले कुछ मंथली एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। टीचर ने कहा कि अगर वह लास्ट 2 महीनों में कड़ी मेहनत करती रही तो वह जरूर इंपीरियल यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने में सक्षम होगी। उनकी बात सुनकर कुछ लोगों ने कहा, मिस्टर मलिक इतनी प्रतिभाशाली बेटी पाकर बहुत भाग्यशाली है। पर तभी अचानक से उन्होंने भावना के बारे में पूछ लिया, पर मिस्टर मलिक की दूसरी बेटी के बारे में क्या? भावना के उल्लेख पर सौरभ की मुस्कान थोड़ी अजीब हो गई, खासकर जब हर कोई अभी भी भावना के बारे में पूछ रहा था। पर उसी टाइम एक नौकर अचानक से केक की ट्रॉली लेकर आ गया। इसके साथ ही उनकी बातचीत खत्म हो गई। विवेक के केक काटने के बाद बड़े आपस में बातचीत करते रहे, जबकि जवान बच्चों को विवेक और निखिल द्वारा विला के पीछे लाया गया। देशमुख फैमिली के घर के बैकयार्ड में एक बड़ा स्विमिंग पूल था और उसके बगल में कुछ गोल मेजें खाने और ड्रिंक से भरी हुई थीं। वहां इकट्ठे हुए सभी बच्चे 19 या 20 साल के थे। सभी लोग स्विमिंग पूल के आसपास इकट्ठा हो गए और बात करने लगे। भावना, जिसे इस तरह बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसने पूल से दूर एक कुर्सी ढूंढी और अपने फ़ोन के साथ खेलने के लिए बैठ गई। उसके लिए फ़ोन एक बहुत ही अनोखी चीज़ थी। उसे पता नहीं था कि उसने क्या बटन दबाया है, लेकिन एक गेम इंटरफेस अचानक उसके सामने आ गया। भव्य इंटरफेस और रजिस्ट्रेशन कॉलम को देखते हुए वह खेल से बाहर निकलने ही वाली थी कि सामने से काव्या की आवाज़ आए, भवन डैड चाहते हैं कि हम पार्किंग एरिया से कुछ चीज़ लेकर आएं। भावना ने मन ही मन सोचा, ओह तो यह आखिरकार आ ही गया। उसने अपना फ़ोन रख दिया और देशमुख फैमिली के विला के बाहर काव्या का पीछा किया। वह दोनों विला के चारों ओर घूमे। जब वह सामने के आंगन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बॉडीगार्ड्स का एक ग्रुप व्हीलचेयर में बैठे एक आदमी को देशमुख फैमिली के विला के एंट्री गेट की ओर ले जा रहा है। उसी समय मिस्टर देशमुख विला से बाहर आ गए। काव्या को फिक्र थी कि कोई उन्हें देख लेगा, तो उसने जल्दी से कहा, जल्दी करो, पिताजी अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। भावना ने उन बॉडीगार्ड पर से अपनी नज़रें हटा लीं और जल्दी से काव्या के साथ विला से बाहर चली गई। वह दोनों बाहर पार्किंग एरिया पर पहुंचे। भावना ने चारों ओर देखते हुए काव्या को देखा।
उसने कहा, क्या तुमने नहीं कहा कि हमें कुछ लेना है? बस दरवाज़ा खोलो। काव्या के चेहरे पर एक बुरी स्माइल दी और कहा, क्या लेना है? भावना ने काव्या की ओर देखा, जिसके एक्सप्रेशन इतनी जल्दी बदल गए थे जैसे कि वह अपने दुर्भाग्य की प्रतीक्षा कर रही हो, और मजाक उड़ाते हुए कहा, काव्या, तुम अचानक फिर से बोल सकती हो क्योंकि तुम किसी स्पेशलिस्ट से मिली, है ना? मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि तुमने उस आदमी के साथ किस प्रकार का सौदा किया है। काव्या ने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर मैंने कोई सौदा किया? भावना, आज रात मैं तुम्हें मेरी इंसल्ट करने के रिजल्ट के बारे में बताऊंगी। तुम किसी भी चीज़ में मेरी तुलना नहीं कर सकते और तुम एक बदसूरत सन की भी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह बिहेव करने की? काव्या की बात पर भावना ने कहा, बदसूरत सन की? अगर मुझे ठीक से याद है तो मेरे माथे पर जो घाव लगा था वह तुम्हारी वजह से हुआ था। अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो जब हम छोटे थे तो मैं तुमसे ज़्यादा सुंदर थी। क्या उस समय तुम्हें मुझसे जलन हो रही थी और इसीलिए तुमने जानबूझकर मेरा रूप बिगाड़ दिया? भावना के सवाल पर काव्या ने गुस्से से कहा, बकवास। तुम मुझसे ज़्यादा सुंदर कैसे हो सकती हो? तुम एक बदसूरत सन की हो। काव्या गुस्से से जल गई और उसने भावना को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। भावना ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे दूर धकेल दिया। उसी टाइम उसने काव्या के शरीर पर कुछ एक्यूपॉइंट दबाए। धक्के से काव्या का शरीर कार से जोर से टकराया, लेकिन वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकी। उसने घबराई हुई आवाज में पूछा, भावना, तुमने मेरे साथ क्या किया? भावना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने क्या किया? तुम अपने साथी से पूछ सकते हो। भावना ये बोलना खत्म करने के बाद एक एमपीवी की तरफ देखने के लिए मुड़ी। नेवी ब्लू कोट और हाथों में 2 मोतियों वाला धूप का चश्मा पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी कार के पीछे से निकला। उसने भावना की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे पास अच्छी ऑब्जर्वेशन स्किल्स है। अधेड़ उम्र के आदमी ने सेटिस्फैक्शन भरी आंखों से भावना की ओर देखा और काव्या से कहा, छोटी बच्ची, हम फिर मिलेंगे। अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर काव्या ने झट से कहा, मुझे बचा लो, मैं हिल नहीं सकती। अधेड़ उम्र का आदमी एक गुरु की तरह उसके पास आया, जिसके बाद उन्होंने काव्या के शरीर पर एक छोटा सा मोती फेंका और उसके एक्यू पॉइंट खुल गए। भावना ने अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखा लेकिन उसे रोका नहीं। वह किसी भी टाइम काव्या से निपट सकती थी, लेकिन वह समझ सकती थी कि उसके सामने वाले अधेड़ उम्र के आदमी में कुछ अच्छा था। इस प्रकार उसने पहले उससे कुछ अच्छी चीजें लेने का फैसला किया। जैसे ही काव्या को आज़ादी मिली, वह तेजी से किनारे की ओर चली गई। उनकी सीमा से बाहर होने के बाद उसने विला के गेट की ओर भागने से पहले भावना को घूर कर देखा। भावना ने उसकी ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। अधेड़ उम्र के आदमी ने भावना पर एक बुरी स्माइल दी और कहा, छोटी बच्ची, तुम्हें अपनी ही बहन द्वारा धोखा दिए जाने पर बहुत बुरा लग रहा होगा, है ना? भावना ने अपने होंठ भींचे और उसकी ओर देखा। अधेड़ उम्र के आदमी ने सोचा कि भावना डर गई है, इसलिए वह जोर से हंसा। हंसने के बाद उसने अपने शरीर से एक ट्रांसपेरेंट बोतल निकाली और बोतल को चूमते हुए कहा, ये ठीक है। जब तक तुम मेरी बात सुनोगे, मैं वादा करता हूं कि जिसने भी तुम्हें धोखा दिया है वह मारा जाएगा। भावना की नज़र बोतल में मौजूद कीड़े पर पड़ी और उसकी एक्सप्रेशन ठंडे हो गए। उसने कहा, माँ कीड़े से बच्चा कीड़ा। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने पूछा, क्या तुम सच में इसे पहचान सकती हो? उसके एक्सप्रेशन अचानक थोड़ी अजीब हो गए, लेकिन अगले ही पल वह गुस्से में बोला, तो क्या हुआ अगर तुम बता सकती हो? मैंने ये जहरीले कीड़े तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। फिर वह बोतल का ढक्कन खोलने के लिए आगे बढ़ा। भावना उसे इस समय बोतल का ढक्कन नहीं खोलने देगी। उसने तुरंत कार्रवाई की और अधेड़ उम्र के आदमी के हाथ से बोतल छीन ली। लेकिन अधेड़ उम्र का आदमी पीछे हट गया और उसने जल्दी से बोतल का ढक्कन खोला और कीड़े को भावना पर फेंक दिया। भावना कुछ कदम पीछे हट गई। जब वह विला के किनारे पहुंची तो उसने बार से बाहर निकली एक पत्ती तोड़ ली और उस पर फूंक मारते हुए एक धुन बजा दी। भावना ने जो धुन बजाई वह प्राचीन और उदासी भरी थी। इसमें एक अवर्णनीय अलौकिक अनुभूति भी थी, मानो ये लोगों को प्राचीन युग में ले जा सकता है। जब अधेड़ उम्र के आदमी ने रिएक्ट किया तो उसने तुरंत अपनी छाती ढक ली और मुंह से खून उगल दिया। उसी समय उसने अपने घुटने मोड़े और भावना के सामने जोर से घुटने टेक दिए। भावना ने रुककर बच्चे कीड़े की ओर देखा जो उसके पैरों के पास मर गया था। फिर उसने अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखा, जिसे माँ कीड़े ने तब तक प्रताड़ित किया था जब तक उसका चेहरा दर्द से विकृत नहीं हो गया था। वह असंतुष्ट थी और उसने सोचा कि उसे इस शरीर को अपनी सभी क्षमताओं से युक्त करने का कोई तरीका खोजना होगा। आज जो आदमी उसके सामने आया उसने केवल मूल बातें ही सीखी होंगी। यही कारण है कि उसके पास पत्ती का इस्तेमाल करके राग बजाने का समय था। यदि वह किसी असली एक्सपर्ट से मिली होती तो उसे जरूर जहर दे दिया गया होता। ये शरीर बहुत कमजोर था। यदि उसे कीड़े द्वारा जहर दिया गया था तो इसे सही करना मुश्किल होगा। भावना ने उस अधेड़ उम्र के आदमी को देखा जिसके शरीर से खून बह रहा था और उसकी ओर चल दी। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी छाती पकड़ ली और आंखों में डर के साथ भावना की ओर देखते हुए पूछा, तुम
सच में तुम कौन हो? उस आदमी के सवाल पर भावना ने जवाब दिया, मैं कौन हूँ यह जरूरी नहीं है। सारे कीड़े मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें जाने दूंगी। अधेड़ उम्र के आदमी को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आशा और निर्दयता की चमक थी। उसने पूछा, क्या तुम मुझे जाने दोगी? भावना ने कहा, एक अनुमान लगाया। वह उसे देखकर मुस्कुराए और बोली, तुम्हें वैसे भी कीड़े ने काट लिया था। अगर मैं तुम्हें अभी मार डालूंगी तो इससे मेरे हाथ ही गंदे होंगे, इसलिए तुम्हें कहीं दूर जाकर मर जाना चाहिए। भावना को नफरत से घूरते हुए अधेड़ उम्र के आदमी के शरीर से खून बह रहा था। उसने कहा, भले ही मुझे अपने ऊपर मौजूद सभी कीड़ों को खत्म करना पड़े, मैं उन्हें तुम्हें नहीं दूंगा। जब भावना ने यह सुना तो उसने अपनी अंगुलियों की नोक पर अपना मुंह पर रखा और कहा, उस स्थिति में तुम्हें मां कीड़े द्वारा को काटे जाने के स्वाद का आनंद लेना चाहिए। ये बोलने के बाद उसने फिर से वो धुन बजाना शुरू किया और वहां उस आदमी की चीखें ही गूंज रही थी। उसने हार मानते हुए कहा, धुन बजाना बंद करो, मैं हार मानता हूँ। भावना ने रुककर नाखुशी में कहा, अगर तुम इसे किसी भी तरह मुझे ही देने जा रहे हैं तो तुम्हें यह एक्स्ट्रा कष्ट क्यों सहना पड़ेगा? अधेड़ उम्र के आदमी ने एक और कौर खून उगल दिया। भावना ने उसके खून उगलने का इंतजार किया, इससे पहले कि वह आगे बढ़े और अपने पैर की उंगलियों से जमीन को थपथपाए। वह बोली, सभी कीड़ों को बाहर निकालो और यहाँ रख दो। अधेड़ उम्र का आदमी ने कांपते हाथों से अपने कोट की भीतरी जेब में पहुंचा और उसने एक बोल्ट बाहर निकाल दी। बोतल देखने के बाद भी भावना ने बेरुखी से चेतावनी दी, मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि तुम कोई चालाकी मत करना। अगर मैं तुम्हारे एक कीड़े को मार सकती हूं तो मैं तुम्हारे दूसरे कीड़े को भी मार सकता हूं। इसके अलावा अगर तुमने कोई चालबाजी की तो मैं यहीं बैठूंगी और तब तक धुन बजाता रहूंगी जब तक तुम्हारा पूरा शरीर फट न जाए। अधेड़ उम्र के आदमी के शरीर में अचानक ऐंठन हुई और उसने जल्दी से अपने ऊपर से सारी बोतलें निकाल लीं। भावना ने बोतलों में छटपटा रहे कीड़ों को देखा और अपना हाथ उठाया और पत्ती को अपने होठों पर रख लिया। उसको धुन बजाता देख वो आदमी बोला, तुम सच में? पर वो पूरी बात कहता उससे पहले ही वहां उसकी चीखें सुनाई देने लगी। भावना ने उदासीनता से देखा कि जब अधेड़ उम्र का आदमी और बोतल में कीड़े अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे, आखिर में सभी कीड़े मर गए और अधेड़ उम्र का आदमी दर्द से बेहोश हो गया। तभी वो रुकी। वह बोतलों की ओर बढ़ी और मरे हुए कीड़ों पर नजर डाली। उसने अपना पैर उठाया और उन्हें लात मारकर पास के सीवर में गिरा दिया। फिर वह अधेड़ उम्र के आदमी के पास गई और बैठ गई। एक पेड़ की शाखा का इस्तेमाल करते हुए उसने उस अधेड़ उम्र के आदमी का कोट उठाया जो संघर्ष के दौरान खुल गया था, जिसके बाद उसने अंदर रखा कपड़े का बैग और पस निकाल लिया। उसने थैला खोलकर देखा तो उसके अंदर खजाना भरा हुआ था। उसमें जहर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के औषधीय पाउडर, कुछ अच्छी औषधीय जड़ी बूटियां और एक दर्जन या इतने ही महंगे रत्न थे। भावना ने उस बैग को वापस से बांधा और उसे अपने हाथ में उछाला। उसने खुशी से सिर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा, ये सच में अच्छा भाग्य है, मैं उन्हें जब्त कर रही हूँ। इसके साथ वह खड़ी हो गई और विला में चली गई, इस बात की परवाह किए बिना कि वह आदमी जिंदा था कि मर गया। चैट रुद्र से मिलना। जैसे ही वह गेट से गुजरी, भावना को एहसास हुआ कि हलचल भरा विला थोड़ा शांत हो गया था। उसने इस सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह घूमी और विला के पीछे स्विमिंग पूल की ओर चल दी। उसे ये देखकर हैरानी हुई कि पूल के किनारे खेल रहे जवान भी चुपचाप बैठे थे। कोई भी शोर करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने चारों ओर देखा पर उसे काव्या कहीं नजर नहीं आई, यहाँ तक कि उसके डैड और मामा भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। जब उन लोगों ने भावना को आते देखा तो उन्हें थोड़ी हैरानी हुई। लड़कियों में से एक ने उससे धीरे से पूछा, भावना, तुम्हारे पिता अभी तुम्हें अपनी बहन के साथ उस ओर जाने के लिए कहने आए थे, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? जैसे ही वह लड़की बोली, उसने एक छोटी सी सड़क की ओर इशारा किया। बाहर बड़े विला के अलावा उसके पीछे भी घर थे। ये सड़क पीछे की ओर जाती थी। बाकी लोगों ने उसकी ओर देखा। भावना ने उसकी ओर सिर हिलाया और उसके पास उस ओर चली गई। उसके पीछे फुसफुसाकर बातचीत हो रही थी। किसी लड़की ने उस लड़की से पूछा, निशा, तुम उससे बात क्यों कर रही थी? निशा ने जवाब दिया, मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। निशा का जवाब सुनकर उस लड़की ने वापस से कहा, निखिल और रिया उसे पसंद नहीं करते। जब तुम उससे बात करें तो सावधान रहना कि वह दोनों गुस्सा नहीं हो। जब भावना ने यह सुना तो वह थोड़ा सा घबरा गई। फिर उसने अपनी स्पीड तेज कर दी और पीछे की ओर चल दी। सड़क के दोनों ओर ऐसे पेड़ थे जो एक आदमी जितने ऊंचे थे और उनके हरे भरे पत्ते थे जो छतरी की तरह दिखते थे। जब वह आधे रास्ते में थी तो अचानक पेड़ों के एक समूह के पीछे से एक हलचल आई। भावना ने उस हलचल को अनसुना कर दिया और आगे चलती रही। हालांकि जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, उसने देखा कि दो लोग पेड़ के पीछे से लड़खड़ाते हुए निकल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने कपड़ों को जल्दबाजी में पहना था। जब उन तीनों का आमना सामना हुआ, इससे पहले कि भावना कुछ कह पाती, निखिल ने झुंझलाते हुए कहा, भावना, बस बहुत हो गया।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे और रिया को इंटीमेट होते हुए देखने की? भावना ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली और अपने सामने वाले आदमी को नाखुशी से देखा। इसके विपरीत रिया को बिल्कुल भी अजीब या असहाय महसूस नहीं हुआ। उसने खुश होकर कहा, तुम नाराज क्यों हो निखिल? वह बस देख सकती है। वैसे भी वह मुझसे हर मामले में कमतर है। वह केवल अपने गंदे विचारों को संतुष्ट करने के लिए दूसरों की ओर देख सकती है। भावना उन दोनों की बेशर्मी से हैरान थी। उसने उनसे कहा, तुम दोनों पब्लिकली गले मिल रहे हो। तुम न केवल बेशर्म हो बल्कि बहुत दिखावा करने वाले भी हो। तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? भावना की बात को सुनकर निखिल बोला, भावना तुम मौत को दावत दे रही हो। हालांकि तभी भावना ने निखिल के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उन्हें देखते हुए रिया चिल्लाए, आह! भावना, तुम्हारी निखिल को मारने की हिम्मत कैसे हुई? भावना ने निखिल की ओर देखा, जो पिटाई से हैरान था, और उसने अपनी पीठ के पीछे हाथ हिलाया। नाखुश महसूस करते हुए उसने मन ही मन सोचा, मैंने किसी को मारने के लिए बस थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल किया और पहले से ही दर्द हो रहा है। ये शरीर सचमुच काफी कमजोर है। हालांकि उसके होंठ एक ठंडी मुस्कान में बदल गए और कहा, तुम्हारी मेरे सामने अपने बारे में इतना ऊंचा सोचने की हिम्मत कैसे हुई? ये सही है, मैं तुम्हें पीट रही हूं। निखिल आखिरकार अपने होश में वापस आया और भावना को मारने की इच्छा से गुस्से में अपना हाथ उठाए। भावना ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली और तेजी से पीछे हट गईं। जैसे ही वह पीछे हटी, उसे जमीन पर एक हाथ जितनी मोटी लकड़ी दिखी। उसने जल्दी से लकड़ी उठाई और उसे निखिल की ओर मारा। मार पड़ने पर निखिल जोर से चिल्लाया, आह! भावना, तुम पागल हो। भावना की लड़ने की तकनीक चालाक और फुर्तीली दोनों थी। निखिल को जवाबी कार्रवाई करने का मौका भी नहीं मिला। रिया ने सदमे में अपनी आंखें और मुंह चौड़ा किया, पर उसकी चिल्लाने की हिम्मत नहीं हुई। निखिल को तब तक पीटा गया जब तक वह अपने पैरों पर उछल कूद कर अपने सिर को पकड़कर चूहे की तरह भाग नहीं गया। रिया ने भावना की इतनी क्रूर साइड कभी नहीं देखी थी। वह ऊपर जाकर मदद करना चाहती थी, लेकिन उसके पैरों ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया और वह पीछे हट गई। जैसे ही वह पीछे हटी, उसने कहा, निखिल थोड़ी देर रुको, मैं भावना से निपटने के लिए किसी को बुलाऊंगी। इतना कहकर वह दौड़ने के लिए मुड़ी, पर उसको भागने की कोशिश करता देखा। भावना बोली, भागने की कोशिश कर रही हो? बिल्कुल नहीं। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी रिया की ओर फेंक दी। लकड़ी रिया की पिंडली से टकराई, जिससे वह लड़खड़ाकर गिर गई। भावना ने उन दोनों की ओर देखा और उदासीनता से पूछा, क्या तुम श्योर हो? यदि नहीं, तो क्या हम आगे जारी रखें? निखिल ने अपने शरीर पर दर्द को सहन किया और मुने हुए चेहरे के साथ अपने दांत पीस लिए। उसने कहा, भावना तुम बहुत दूर मत जाओ। भावना ने गुस्से में पूछा, मैं बहुत दूर जा रही हूं। भावना पेड़ की लकड़ी उठाकर उसे फिर से मारना चाहती थी। निखिल ने अचानक से अपना सिर ढक लिया। भावना ने तुरंत जब्त किए गए औषधीय पाउडर की कुछ बोतलें निकाली और उन दोनों पर फेंकने से पहले उन्हें एक साथ मिलाया। अपनी बात पूरी करने के बाद उसने कहा, याद करो तुमने पहले क्या कहा था। इतना कहने के बाद वह मुड़ी और दूर चली गई। उन दोनों को भावना का मतलब बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। एक बार भावना के चले जाने के बाद निखिल ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और अपने बॉडीगार्ड को फ़ोन करते हुए कहा, कुछ लोगों को तुरंत यहाँ बुलाओ। भावना मलिक को पकड़ो। इतना कहने के बाद उसने अपने पैरों के नीचे के पत्थर पर लात मार दी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यह उसी जगह पर लगेगा जहां उसे अभी अभी मारा गया था। तुरंत उसका चेहरा दर्द से बिगड़ गया। भावना अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी कि उसे सामने से एक आवाज़ सुनाई दी। लिटिल यंग मास्टर ने कहा कि मलिक फैमिली की दूसरी मिस इस रास्ते पर चली। जल्दी करो, उसे भागने मत दो, नहीं तो लिटिल यंग मास्टर नाराज हो जाएंगे। ये सुनकर भावना मुड़ी और तेजी से दूसरे रास्ते की ओर चल दी। हालांकि उसने निखिल और रिया को सबक सिखाया था, लेकिन अभी तक उसका इससे बड़ा फायदा उठाने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपनी गति तेज कर दी। हालांकि भावना देशमुख फैमिली के बैकयार्ड से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। चलते समय उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है। जैसे ही वह विचार कर रही थी कि जिस रास्ते से वह आई थी उसी रास्ते से वापस जाना चाहिए या नहीं, तभी उसने अचानक सामने से एक आदमी को मुड़ते देखा। हैरानी की बात यह है कि यह उसके चाचा मामा थे। भावना निकलने ही वाला थी कि राहुल ने अपना फ़ोन निकाला और कॉल किया। दूसरी साइड ने तुरंत फ़ोन उठाया। किसी को नहीं पता था कि दूसरी साइड ने क्या कहा, लेकिन राहुल अब काफ़ी गुस्से में था। उसने कहा, मैं पहले ही उस आदमी से माफ़ी मांग चुका हूं, लेकिन अफसोस वह इसकी सराहना नहीं करता। तो क्या होगा अगर प्रोजेक्ट फेल हो जाता है? मैं इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया और चला गया। भावना बाहर चला गई। वह राहुल को रोकना चाहती थी, लेकिन उसने इसे जाने दिया। वह चलना जारी रखने के लिए घूम गई। वह एक ऊंचे पेड़ की ओर मुड़ी और उसे बीच में एक मंडप वाला एक बगीचा दिखाई दिया। इस समय मंडप के बाहर कई बॉडीगार्ड खड़े थे, जो देशमुख फैमिली के बॉडीगार्ड्स की तुलना में कहीं ज़्यादा प्रभावशाली थे।
व्हीलचेयर पर बैठे एक आदमी की पीठ उसकी ओर थी। युवक के बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था जो झुककर उससे कुछ कह रहा था। अधेड़ उम्र के आदमी की बात खत्म होने के बाद उसने युवक की व्हीलचेयर को आगे बढ़ा दिया। भावना ने बिना सोचे समझे उनका पीछा किया। हालांकि उसके आगे बढ़ने के कुछ समय बाद ही उसे 2 बॉडीगार्ड्स ने रोक लिया जिन्होंने उसे ढूंढ लिया था। एक बॉडीगार्ड ने रुखाई से कहा, मिस प्लीज चले जाए। भावना ने अपनी आईब्रो चढ़ा ली और नाखुश होकर कहा, मैं बस सामने वाले विला में जा रही हूँ, एक तरफ साइड होना। बॉडीगार्ड ने फिर से वही बात दोहराई, मिस प्लीज चले जाओ। भावना काफी गुस्से में थी। उसने उस आदमी की ओर देखा जिसे आगे बढ़ाया जा रहा था और उसने उसकी ओर देखा भी नहीं। वह गुस्से से चिल्लाई, अरे अपने बॉडीगार्ड को संभालो, ऐसा कोई रूल नहीं होना चाहिए कि इस सड़क पर केवल तुम ही चल सकते हो। भावना को एहसास हुआ कि जब उसने चिल्लाना खत्म किया तो आसपास का माहौल अचानक बदल गया था। एक पावरफुल कोल्ड प्रेशर ने उस पर दबाव डाला और फिर सामने वाले आदमी ने अपनी व्हीलचेयर को धक्का दे रहे अधेड़ उम्र के आदमी की ओर अपना हाथ बढ़ाया। व्हीलचेयर वहीं रुक गई। इस समय अधेड़ उम्र के आदमी ने व्हीलचेयर को घुमा दिया। भावना ने ऊपर देखा। जैसे ही उसने उस आदमी का खूबसूरत चेहरा देखा, वह समझ गई कि वह कौन है। फिर उसकी आंखें उस आदमी की आंखों से मिलीं। भावना ने एक पल के लिए निडर आंखों से देखा। फिर उसकी नज़र वापस चेहरे पर जाने से पहले उसकी गर्दन पर गई। इसी समय शाम की हवा का एक झोंका आया जिसने रुद्र के बालों को झकझोर दिया और उसकी शर्ट के टुकड़ों को हिला दिया। जब आदमी की गोरी गर्दन दिखी तो उसकी गर्दन पर जेड पेंडेंट का एक कोना भी सामने आ गया। जब भावना ने जेड पेंडेंट देखा तो उसने खुद से कहा, मेरा फीनिक्स जेड पेंडेंट उसके पास है। ये फीनिक्स जेड पेंडेंट उसकी संगीत क्षमता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। उसे ये पाना ही था। इस विचार पर वह रुद्र की ओर चल दी। उसके सामने खड़े 2 बॉडीगार्ड्स ने उसी समय उसे रोक दिया और कहा, वहीं रुक जाओ। नाराज होकर बना ने अपना मुंह बना लिया। उसकी आंखें घूम गईं और उसने जोर से रुद्र से कहा, अरे अगर तुम मुझे अपने पैर का इलाज करने के बदले में अपनी गर्दन पर जेड पेंडेंट दे दो तो कैसा रहेगा। जैसे ही भावना ने बोलना खत्म किया कि एक तेज ठंडा दबाव उस पर पड़ा। आसपास का वातावरण इतना शांत था कि केवल पत्तों की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। भावना ठंडे ओरा से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। इसके बजाय उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और आगे कहा, मैंने सुना है कि कई फेमस इंटरनेशनल डॉक्टर तुम्हारे पैर का इलाज नहीं कर सके। फेमस डॉक्टरों को नियुक्त करने के अलावा तुमने कई बाकी एक्सपर्ट्स को भी इनवाइट किया, लेकिन इनमें से कोई भी तुम्हारे पैर को ठीक नहीं कर सकता। क्या तुम्हें ये सुनकर लालच नहीं आता कि मैं इसका इलाज कर सकती हूँ। जैसे ही भावना ने बोलना खत्म किया, रुद्र के पीछे खड़े कठोर मध्यम आयु वर्ग के आदमी के एक्सप्रेशन अचानक बदल गई। इस छोटी लड़की ने सच में उनके मालिक के साथ बातचीत करने का साहस किया। रुद्र की निगाहें और भी बर्फीली हो गईं। भावना ने कुछ देर सोचा और असमंजस में पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम चलने में असमर्थ होने के अलावा बोल भी नहीं सकते। भावना की बात सुनकर उस अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरा गुरु। हालांकि उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही भावना ने उससे कहा, अरे मैं तुमसे नहीं पूछ रही हूँ। भावना ने नाखुश होकर रुद्र की ओर देखा और पूछा, क्या तुम ये सौदा करने जा रहे हो या नहीं। किसी भी हालत में, चाहे उन्होंने कोई सौदा किया हो या नहीं, वह जैद वापस पाने का एक रास्ता खोज लेगी। तभी अचानक किसी का फोन बजा। वह एक पल के लिए ठिठक गई और सोच रही थी कि उस घंटी बजने वाले फोन के मालिक ने इसका जवाब क्यों नहीं दिया। जब तक उसने महसूस नहीं किया कि उसके पास खड़े सभी बॉडीगार्ड उसे सावधानी से घूर रहे थे, तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि वह उस बजने वाले फोन की मालिक थी। उसने कॉल का उत्तर देने के लिए शांति से अपना फोन निकाला। मिस्टर मलिक की नाखुश आवाज तुरंत दूसरी ओर से आई, भावना, क्या मैंने तुम्हें काव्या के साथ रहने के लिए नहीं कहा था। तुम कहाँ भाग गई। भावना ने सीरियसली उत्तर दिया, मैं विला में हूँ। तभी मिस्टर मलिक के स्वर में सुधार हुआ। उन्होंने कहा, जल्दी से विला के सामने आ जाओ, हम जल्द ही वापस जा रहे हैं। भावना ने जवाब दिया, ठीक है। उसने फोन रख दिया और रुद्र की ओर देखते हुए पूछा, अरे तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। पर रुद्र उसे उदास होकर घूरता रहा। भावना ने अपनी आईब्रो चढ़ा दी और सोचा कि यह आदमी गूंगा होगा। वह दोबारा बात करना चाहती थी लेकिन उसका फोन एक बार फिर बज उठा। फिर यह मिस्टर मलिक थे। मिस्टर मलिक ने कहा, सीधे कार के पास आओ, हम वहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। ऐसा लग रहा था जैसे वह जाने की जल्दी में हो। भावना ने उसे जवाब दिया, फिर अपना फोन हटा दिया और आदमी की ओर देखा। इस पर पूरी तरह सोचने के बाद मुझे कॉल करें, मेरा नंबर है। इतने में वह अचानक रुक गई। जब असली भावना को उसका नंबर कभी याद नहीं था तो वह अपना नंबर कैसे याद कर सकती थी। हालांकि वह इतनी शर्मनाक बात का खुलासा नहीं करेगी। उसने सीरियसली कहा, जब तुमने अपना मन बना लिया है तो बस किसी को मेरा नंबर ढूंढने के लिए कही।
इतना कहकर वह दोनों बॉडीगार्ड्स के पास से गुजरी और विला की ओर भागी। बॉडीगार्ड उसे रोकना चाहते थे, लेकिन रुद्र ने अचानक अपना हाथ उठाया और अधेड़ उम्र के आदमी ने तुरंत कहा, उसे रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। भावना के जाने के बाद अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया और कहा, बॉस। रुद्र ने कहा, जाओ उसकी जांच करो। उसकी आवाज़ ठंडी थी, यह उसके ओरा से बिल्कुल मेल खाती थी। अधेड़ उम्र के आदमी ने जवाब दिया, यस बॉस। चेन्नई भावना का अपार्टमेंट में रहने जाना। जब भावना बाहर चली गई तो मिस्टर मलिक और काव्या कार के पास खड़े थे। जब उन दोनों ने भावना को बाहर निकलते देखा तो कार में बैठने से पहले मिस्टर मलिक ने केवल इतना कहा, अंदर आ जाओ। काव्या ने सबसे पहले भावना को गौर से देखा और जो हुआ वो सोचकर उसकी आंखों में चमक आ गई। भावना काव्या के सामने चली गई और अचानक रुककर उसके कान में फुसफुसाई, काव्या, क्या तुम्हें लगता है कि अब जब उस अधेड़ उम्र के आदमी ने मुझे जहर दे दिया है तो तुम मुझे अपनी मर्जी से धमका सकती हो? काव्या की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं और उसने पूछा, तुम? भावना ने अपने होंठ उसकी ओर बढ़ाए, लेकिन उसकी आंखों में एक कातिलाना भाव था। उसने कहा, बेहतर होगा कि तुम अपने आप को थोड़ा मजबूत कर लो। आगे चलकर मैं तुम्हें बहुत अनकंफर्टेबल करने वाली हूँ। काव्या का शरीर बिना किसी कारण कांपने लगा। उसने जल्दी से खुद को शांत किया और ठंडी सांस के साथ जल्दी से कार में चढ़ गई और मिस्टर मलिक के पास बैठ गई। कार निकल जाने के बाद काव्या ने अपना फ़ोन निकाला और टाइप करना शुरू कर दिया। मिस्टर मलिक ने उन दोनों से पूछा, मैंने तुम्हारे क्लास टीचर से सुना है कि तुम्हें पिछले 2 महीनों से एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी। टाइम आने पर क्या तुम रहने के लिए वापस आना चाहती हो या फिर मैं स्कूल के पास एक अपार्टमेंट किराए पर ले लूँ और तुम्हारी माँ को तुम्हारी देखभाल करने के लिए वहाँ रहने दूँ? तभी काव्या ने उस आदमी को संदेश भेजा था। जब दूसरी साइड ने काफ़ी देर तक जवाब नहीं दिया तो उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने नफरत और दर्द दोनों को एक साथ महसूस किया और भावना को गौर से देखा। मिस्टर मलिक ने उन दोनों की ओर देखा। हालांकि काव्या को यकीन नहीं था कि भावना के पास उस आदमी के साथ कुछ भी करने की क्षमता है, पर जब उसे पहले अपना ना बोलना याद आया तो उसने जल्दी से कहा, मेरे रिजल्ट के साथ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ रहती हूँ। मुझे लगता है कि भावना को स्कूल के पास एक अपार्टमेंट में जाना चाहिए। इस तरह वह पढ़ाई के लिए ज़्यादा टाइम बचा सकती है। ये बोलने के बाद उसने भावना की ओर रुख किया। भावना ने काव्या की ओर देखा और उसने यही बात दोहराई, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिस्टर मलिक ने उनकी बात पर सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारी माँ से इस बारे में बात करता हूँ। उन्हें घर छोड़ने के बाद मिस्टर मलिक हॉस्पिटल गए और साधना के साथ मामले पर बात की। जब साधना ने यह सुना तो उसके मन में एक आइडिया आया और उसने सीधे कहा, फिर भावना को स्कूल के पास एक अपार्टमेंट में रहने दो। पिछले 2 महीने बहुत ज़रूरी हैं। भले ही हम फ्यूचर में उसे पढ़ने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में भेज दें, लेकिन अगर उसने एग्जाम में कुछ ज़्यादा नंबर हासिल किए तो ये हमारे लिए कम शर्मनाक होगा। हालांकि मिस्टर मलिक उसकी बात से तुरंत सहमत नहीं हुए। साधना ने कहा, हम उसकी देखभाल के लिए नौकरों में से एक को भेज दे। क्या तुम्हें डर है कि वह ठीक से खाना नहीं खा पाएगी या गर्म कपड़े नहीं पहन पाएगी? हालांकि उसने अपने दिल में सोचा, जब तक वह बाहर रहती है तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि वह मर चुकी है या जिंदा है। मिस्टर मलिक ने इसके बारे में सोचा और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं भावना को बता दूंगा। जब मैं आज रात वापस जाऊंगा और उसकी चीज़ों को शिफ्ट करने के लिए किसी को कहूंगा। इसलिए अगले दिन भावना ने सुबह सुबह अपना सामान पैक किया और ड्राइवर द्वारा उसे अपार्टमेंट में भेज दिया गया। जब भावना चली गई तब तक काव्या अपने रूम में सो रही थी। मिस्टर मलिक ने उस दिन भावना से जो कार्ड लिया था उन्होंने उसे भावना को लौटा दिया और कहा, मैंने अपने सेक्रेटरी से तुम्हें 2 महीने का खर्च ट्रांसफ़र करने के लिए कहा। तुम स्कूल में दोपहर का खाना अच्छे से खाना। भावना ने कार्ड लिया और सिर हिलाया। बिना कुछ कहे वह कार में बैठी और अपार्टमेंट में चली गई। अपार्टमेंट एक स्कूल से थोड़ी दूर में ही था और इसमें 2 बेडरूम और एक लिविंग रूम था। जब उसने एक बेडरूम में अपना सामान सेट कर लिया तो उसकी देखभाल के लिए आने वाले नौकर ने दूसरे बेडरूम पर कब्जा कर लिया। यह मलिक मैंशन में भावना के बेडरूम से कहीं बेहतर था। अपार्टमेंट पर नज़र डालने के बाद वह स्कूल चली गई। उसी टाइम भावना और मलिक फैमिली से जुड़ी सभी जानकारी रुद्र को भेज दी गई थी। अभी शहर के विल्स हाई स्कूल में, यह एक पर्सनल हाई स्कूल था। यह एक स्पेसिफिक स्कूल भी था जिसमें पूरी सिटी अपने बच्चों को भेजने का सपना देखती थी। न केवल इसलिए कि इस हाई स्कूल में एडमिशन धन और अच्छे ग्रेड का प्रतीक था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यहाँ पढ़ाई का माहौल पूरे शहर में सबसे अच्छा था। कक्षा 12 की कक्षा 4 में सुबह पढ़ने से पहले गपशप करने वाले बच्चे अपनी बुक्स तैयार करते टाइम आपस में गपशप करने लगे। किसी ने लड़की ने कहा, अरे क्या तुम लोगों ने सुना? उस सवाल को सुनकर बाकी लड़की ने पूछा, क्या? पहले वाली लड़की ने वापस से कहा, क्या भावना को स्कूल के हंक निखिल ने परसों रिजेक्ट नहीं किया था? मैंने सुना है कि वह सुसाइड करना चाहती थी और उस दिन स्कूल के बाद एक बिल्डिंग से कूदना चाहती थी।
उसके कहने पर किसी ने पूछा, तो क्या वह मर गई है? पहली लड़की ने वापस से कहा, उसे ढूंढ लिया गया था। क्या तुम्हें लगता है कि उसके जैसी काया सच में पकड़े जाने के बाद नीचे कूद जाएगी? दूसरी लड़की ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या तुमने देखा कि रिया आज यहाँ नहीं है? उसके सवाल पर पहली लड़की ने फिर कहा, मुझे पता है कि कल रात निखिल का भाई 20 साल का हो गया और उसके परिवार ने बर्थडे पार्टी रखी। रिया भी वहां गई थी। हो सकता है कि उसने और निखिल ने कल रात बहुत ज्यादा मजा किया हो। तुम लोग समझ गए हो कि मैं क्या कह रही हूँ? उसके बोलने पर बाकी लड़कियों ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ये संभव है। जैसे ही भावना क्लास के गेट तक पहुंच तो उसने ये गपशप सुनी, लेकिन उसने इस गपशप को इग्नोर किया और क्लास में चली गई। जब वह अंदर चली गई तो सभी ने उसकी ओर देखा। जैसे ही वह अपनी सीट पर बैठी, किसी ने फुसफुसाकर कहा, मुझे तो लगा कि उसे आ जाने में बहुत शर्म आएगी। उसकी बात पर किसी और ने जवाब दिया, वो सब तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मानव सर को पहले ही इस सब के बारे में पता लग गया होगा और बाद में उसे बात करेंगे। इसी समय सुबह पढ़ने की घंटी बजी और सभी ने सुबह पढ़ना शुरू कर दिया। भावना ने सीनियर हाई से सभी इंग्लिश बुक्स निकाल लीं। उसके जैसे प्राचीन इंसान के लिए इंग्लिश एक मुश्किल सब्जेक्ट था। वह इस पर ज़्यादा टाइम बिताने का इरादा रखती थी। इसी वक्त क्लास टीचर मानव क्लास में आए और सभी की निगरानी में भावना के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, भावना प्लीज़ मेरे साथ बाहर आओ। भावना ने अपनी टेक्स्ट बुक से उनकी ओर देखा। टीचर का नाम मानव शर्मा था। वह इस 47 साल के थे और उनकी क्लास को मैथ पढ़ाते। भावना ने उनकी ओर सिर हिलाया। उसने अपनी किताब बंद की, वह उठ खड़ी हुई और उनके पीछे चली गई। जैसे ही वह दोनों क्लास से बाहर निकले, पूरी क्लास में भगदड़ मच गई। भावना ने टीचर का ऑफिस तक पीछा किया। इस टाइम ऑफिस में कई टीचर थे। मानव सर अपनी कुर्सी पर बैठ गए और उससे प्यार से कहा, भावना घबराओ मत, मैं तुमसे बस नॉर्मल बातचीत कर रहा हूँ। भावना ने उनकी ओर देखा और सिर हिलाया। उन्होंने पूछा, क्या तुमने हाल ही में किसी ऐसी चीज़ का सामना किया है जिसे तुम हल नहीं कर सकती? भावना ने जवाब दिया, सच में मेरे पास है। उसे पता नहीं था कि अंग्रेजी सीखना कैसे शुरू किया जाए। भावना की बात सुनकर टीचर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत सीरियसली कहा, तुम अभी भी जवान हो। अब तुम सोच सकती हो कि तुम उसे पसंद करती हो, लेकिन ये सच नहीं हो सकता है। जब तुम फ्यूचर में यूनिवर्सिटी जाओगी तो तुम ऐसे काफ़ी लोगों से मिलोगी जो ज़्यादा बेस्ट हैं और तुम्हारे पास ज़्यादा चॉइस होगी। कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम 2 महीने में है। तुम्हें अब एग्ज़ाम पर ध्यान लगाना चाहिए। वह 10 मिनट से ज़्यादा टाइम तक बोलते रहे। बीच में उन्हें प्यास लगी और उन्होंने पहले से रखा हुआ पानी भी पी लिया। बात पूरी करने के बाद जब उन्होंने भावना की अजीब नज़र देखी तो उन्हें अचानक थोड़ा दबा हुआ महसूस हुआ। मानव सर के बगल वाली सीट पर बैठे टीचर अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने कहा, मानव अगर स्टूडेंट सच में तुम्हारी बात की सराहना नहीं करता तो इतना बोलने का क्या फ़ायदा? संयोग से काव्या की क्लास टीचर रिया भी वही मौजूद थी। उसने तुरंत कहा, अगर आपके पास इतना खाली समय है तो आप अपनी क्लास में बेहतर रिजल्ट वाले स्टूडेंट्स पर ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं देते? थोड़ी देर रुककर उन्होंने आगे कहा, इस बार काव्या को पूरे बैच में 9वां रैंक मिला। अगर वह अगले 2 महीनों में थोड़ी और मेहनत करेगी तो वह इंपीरियल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेगी। बाकी सभी टीचर रुक गए और उनकी ओर देखने लगे। जब भावना ने ये सुना तो उसने अपना सिर झुकाया और कठोर और सख्त फीमेल टीचर की ओर देखा जो लगभग 40 साल की थी। हालांकि मानव सर को भावना से बेहतर की उम्मीद थी, फिर भी वह इन शब्दों को सुनने के आदी नहीं थे जो जानबूझकर दोनों बहनों की तुलना करते थे। उन्होंने भावना से कहा, बाकी लोग क्या कहते हैं उसे मत सुनो। पिछले 2 महीनों में तुम्हें बस और ज़्यादा सीखने पर ध्यान लगाना होगा। इसके अलावा अगर तुम्हारे कोई सवाल हैं तो तुम कभी भी आकर मुझसे पूछ सकती हो। रिया मैम ने इस बात पर अपनी असहमति दिखाते हुए कहा, मानव तुम पर कौन विश्वास करेगा? खराब ग्रेड वाले लोग सीखने की परवाह नहीं करते, वह नॉलेज को सीख ही नहीं सकते। ये सुनकर मानव सर नाराज हो गए और उन्होंने कहा, रिया तुम दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाने के तरीके में अपनी नाक क्यों घुसा रही हो? फिर उन्होंने भावना की ओर देखते हुए कहा, भावना रिया मैम की बात मत सुनो। जब तक तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओगी तो तुम जरूर कुछ सीखोगी। रिया मैम न केवल काव्या की क्लास टीचर थी बल्कि वो निखिल की भी क्लास टीचर थी। शुरुआत में वह भावना की हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकी और मानव सर की बातें सुनने के बाद उसने तुरंत उन पर पलटवार करते हुए कहा, मानव क्या तुम जानते हो कि स्टूडेंट को कैसे पढ़ाया जाता है? तुम्हारे स्टूडेंट अब मेरे स्टूडेंट्स को प्रभावित कर रहे हैं और प्रभावित होने वाले मेरी क्लास के स्टूडेंट हैं जो इंपीरियल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। क्या तुम इन्हें ठीक से हाथ में ले सकते हो? उनकी बात पर मानव सर बोली, रिया तुम। पर भावना ने उन्हें बीच में रोक और शांत चेहरे से पूछा, मानव सर क्या केवल अच्छे स्टूडेंट ही इंपीरियल यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाते हैं? मानव सर बोलने ही वाले थे कि रिया मैम ने आवाज़ उठाई और उत्तर दिया, बेशक।
भावना ने सिर हिलाया और सीरियसली कहा, ठीक है, फिर मैं इंपीरियल यूनिवर्सिटी जाऊंगी। सभी टीचर ने भावना को अजीब नज़रों से देखा। भावना मुस्कुराई और बोली, आपको विश्वास नहीं है कि मैं अंदर जा सकती हूँ? रिया मैम ने कहा, क्या ये साफ नहीं है? सभी टीचर रिया मैम की ओर देखने लगे। हालांकि उनके विचार एक जैसे थे, लेकिन इसे किसी स्टूडेंट के सामने कहना गलत होगा। मानव सर अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और भावना से कहा, एक इंसान में डिजायर्स होनी चाहिए। आगे से अगर कोई ऐसी बात हो जो तुम नहीं जानती हो तो तुम आकर मुझसे पूछ सकती हो। भावना ने सिर हिलाया और पूछा, क्या मैं आपसे इंग्लिश के बारे में पूछ सकती हूँ? भावना के सवाल पर मानव सर के पास कोई जवाब नहीं था, पर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तुम इंग्लिश टीचर से सीधे पूछ सकती हो। भावना ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। फिर उसने अपना सिर झुकाया और चारों ओर देखा। संयोगवश उन्हें पढ़ाने वाले इंग्लिश टीचर भी वहीं थे। उसने आशा से उसकी ओर देखा। इंग्लिश टीचर उसके इस तरह घूरने पर मना नहीं कर सके। उन्होंने कहा, ज़रूर। भावना सुबह की पढ़ने की क्लास खत्म होने के बाद ही क्लास में लौटी। हर कोई भावना के चुप रहने का आदी था। कुछ देर तक उसके बारे में बात करने के बाद उन्होंने टॉपिक को बाकी लोगों की ओर बदल दिया। इस दिन न केवल रिया स्कूल नहीं आई बल्कि निखिल भी नहीं स्कूल नहीं आया। दोनों के बारे में अफवाहें पूरे हाई स्कूल में फैल गईं। शाम के सेल्फ स्टडी सेशन के बाद भावना ने अपनी बुक्स पैक की और अपने अपार्टमेंट की ओर चल दी। जब वह अपार्टमेंट में पहुंची तो वहां कोई गर्मागर्म खाना उसका इंतजार नहीं कर रहा था। घर की नौकर सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी जैसे वह घर की मालकिन हो। जब उसने भावना को आते देखा तो उसने केवल एक नज़र डाली और फिर अपनी नज़र वापस टेलीविज़न की ओर कर ली। भावना ने उस पर एक नज़र डाली और पूछा, क्या रात का खाना तैयार है? नौकर ने बिना किसी ईमानदारी के अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, दूसरी मिस, मेरी याददाश्त को देखो। मैं भूल गई थी कि अब तुम जल्दी वापस आ जाओगी क्योंकि हम स्कूल के पास रहते हैं। गुस्सा मत होइए, मैं तुरंत आपके लिए खाना बनाऊंगी। उसके लाख कहने पर भी वह खड़ी नहीं हुई। इसके बजाय उसने अपनी नज़र वापस टेलीविज़न की ओर कर ली। चटैन फिर से रूद से मिलना। नौकरानी के रवैये से भावना का चेहरा काला पड़ गया। उसने गुस्से से कहा, अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती हो तो ये से दफ़ा हो जाओ। भावना की बात सुनकर उस नौकरानी ने कहा, दूसरी मिस, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे मैडम ने यहाँ भेजा है। नौकरानी की बात सुनकर भावना ने पूछा, तुम्हारा मतलब है कि मेरी माँ ने तुमसे कहा था कि मेरे साथ ऐसा बिहेव करो? इतना कहकर उसने अपना फ़ोन निकाला और आगे कहा, उस मामले में फिर मैं उन्हें कॉल करूंगी और उनसे इस बारे में बात करूंगी। नौकरानी को उम्मीद नहीं थी कि भावना ऐसा कहेगा। वह हैरान थी और उसका फ़ोन छीनना चाहती थी। उसने कहा, मिस, आप मुझे गलत कैसे समझ सकती हैं? मैंने ये तो नहीं कहा कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया है। मैं बस भूल गई थी कि आपका स्कूल अपार्टमेंट के काफ़ी करीब है। इससे पहले कि उसकी बात पूरी हुई उससे पहले ही वो औंधे मुंह जमीन पर गिर गई। भावना उसके पास आए और बोली, मेरा परिवार तुम्हें सैलरी देता है, लेकिन तुमने न केवल अपना काम ठीक से नहीं किया बल्कि मेरे वापस आने के बाद भी तुमने टीवी देखने की भी हिम्मत की। तुम्हें इसका अधिकार किसने दिया? बोलना खत्म करने के बाद भावना नीचे झुकी और उसने नौकरानी के शरीर पर तेजी से कुछ पॉइंट्स को दबाया। नौकरानी जो वापस उठना चाहती थी ने हिलना डुलना बिल्कुल बंद कर दिया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसने पूछा, दूसरी मिस, आपने क्या किया? नौकरानी के डरे हुए चेहरे को देखते हुए भावना ने खुशी से जवाब दिया, क्या तुम टीवी नहीं देखना चाहती थी? मैं तुम्हें इसे इत्मीनान से देखने दूंगी। इतना कहने के बाद भावना ने वॉलेट उठाया और दरवाजे से बाहर चली गई। वह शिकायत करने के लिए मलिक मैंशन में वापस कैसे कॉल कर सकती है? उसे वैसे भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके पास उससे निपटने के लिए अपने अलग तरीके थे। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, अंदर से नौकरानी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। भावना ने कुछ देर सोचा और बाकी लोगों का ध्यान ना खींचने के लिए एक साउंड प्रूफ लगा दिया। खाना खाने के बाद के थोड़ी देर सड़कों पर टहली। हालांकि अभी भी काफ़ी टाइम था, इसलिए वह स्कूल की लाइब्रेरी में चली गई। स्कूल की लाइब्रेरी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए रात 10:30 बजे तक खुली रहती है। जब भावना वहां पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि लाइब्रेरी के अंदर काफ़ी सारी किताबें थीं। अगर वह अंग्रेजी सीखना चाहती तो वह यहां से शुरू कर सकती थी। पढ़ने के बाद 10:30 बजे जब भावना लाइब्रेरी से बाहर आई तब भी उसका दिमाग अंग्रेजी शब्दों से भरा हुआ था। इस टाइम उसके अपार्टमेंट की ओर वापस जाने वाली सड़क बहुत शांत थी। शाम की हवा का एक झोंका भावना को उसके शरीर पर महसूस हुआ। भावना का इरादा ये दिखावा करने का था कि उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसी टाइम उसे एक फीकी सुगंध महसूस हुई। उसने खुद से कहा, यह तो पर्पल रोज की खुशबू है। पर्पल रोज सबसे प्रभावशाली वशीकरण की औषधि थी। यहाँ तक कि उसकी दुनिया में भी यह एक काफ़ी दुर्लभ वशीकरण औषधि थी। एक बार जब इस दवा का प्रयोग किया गया तो सभी एक्सपर्ट भी हैरान रह जाएंगे।
उस खुशबू के पीछे न जाने कितनी देर दौड़ने के बाद वह एक जंगल में पहुंची। वह सच में अब और नहीं दौड़ सकी और अपनी सांस लेने के लिए एक पेड़ को पकड़ने के लिए रुक गई। उसने हौंफते हुए खुद से कहा, इस शरीर की फिजिकल फिटनेस तो बहुत खराब है। जब तक वह अपनी सांस संभालने में कामयाब हुई, उसे एहसास हुआ कि वह अब खुशबू का पता नहीं लगा सकती। वह थोड़ी निराश हुई, लेकिन अब रात के 11 बज चुके थे, इसलिए उसने वापस जाने का फैसला किया। तभी किसी चीज़ पर उसकी नज़र पड़ी और उसने खुद से कहा, किसी ने सच में इस जंगल में एक जाल बिछाया है। भावना के लिए जाल बिछाना मुश्किल नहीं था, स्पेशली यह जाल प्रणाली प्राचीन काल से विकसित हुई थी और इसलिए कठिनाई पहले ही कम हो गई थी। उसने कहा, तुमने मुझे फंसाने की हिम्मत की है, इसलिए मैं तुम्हें और भी ज़्यादा पावरफुल चक्र में फंसने का स्वाद चखाऊंगी। ये सोचने के बाद उसने जाल के अंदर कुछ चेंज कर दिया। जाल का फॉर्मेशन बदलने के बाद वह बाहर चली गईं। इस संरचना का एग्जिट उस दिशा से नहीं था जहां से वह आई थी। यह एक पहाड़ी के नीचे की ओर था। संयोगवश वहां दो गुटों के लोग आपस में भिड़ गए। चांद की चांदनी के नीचे भावना को एहसास हुआ कि वहां कोई जाना पहचाना इंसान था। वह अचानक दिलचस्पी लेने लगी और शो देखने के लिए वहीं खड़ी हो गई। ये साफ था कि दोनों गुट लंबे टाइम से एक दूसरे के आमने सामने थे। इस समय रुद्र और उसके लोग पहले से ही बीच में घिरे हुए थे। इसके अलावा रुद्र के बॉडीगार्ड को भी ऐसा लग रहा था कि अब उनका बचना मुश्किल था। फिर भी भावना ने रुद्र के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं देखा। इसी समय उनमें से एक ने धीमी आवाज में रुद्र से कहा, तुम्हारे बॉडीगार्ड्स को जहर दे दिया गया है। अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो उस जेड पेंडेंट को हमें सौंप दो, नहीं तो क्रूर होने के लिए हमें दोष मत देना। ये सुनते ही भावना ने अपनी आईब्रो चढ़ा ली और अपने मन में सोचा, क्या इन लोगों ने उसकी चीज़ों की मांग करने से पहले उसकी राय पूछी थी। ये सोचना कि वह सच में इसे ऐसे ही छीन लेंगे। उसी समय रुद्र ने बहुत ठंडी आवाज़ में कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या तुम इसे लेने के लिए खुद को बचा सकते हो। रुद्र की आवाज़ सुनकर भावना ने अपने मन में सोचा, ये तो गूंगा नहीं है। जब भावना अपने ही मन में कुछ बड़बड़ा रही थी तो वह लोग रुद्र की बात से बहुत नाराज थे। उनमें से दो आदमी तुरंत रुद्र के पास पहुंचे। हालांकि अगले ही पल दो गोलियां चलीं और दोनों आदमी मारे गए। बाकी सभी ने रुद्र पर हमला करना शुरू कर दिया। भावना ने उस आदमी की ओर देखा जो व्हीलचेयर पर होने के कारण अनकंफर्टेबल हालत में था। इस टाइम उसने एक डेंजरस ऑरा निकाला और बाकी लोगों को डरने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि इससे भावना के दिल में भी उसके लिए थोड़ी तारीफ पैदा हुई। लेकिन जब उसने अपने जेड पेंडेंट के बारे में सोचा तो वह चिल्लाई, अगर तुम चाहते हो तो मैं उनसे निपटने में तुम्हारी मदद करूंगी। तीखी और सॉफ्ट आवाज ने सभी को उसकी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। जब सभी ने 10 मीटर दूर खड़ी बच्ची को देखा तो दंग रह गए। रुद्र ने इसी टाइम गोली चला दी। उसको शूटिंग स्किल बेहद तेज और क्रूर थी। उसने किसी को भी रिएक्ट करने या बाहर निकलने का मौका नहीं दिया। यहाँ तक कि भावना भी उसकी स्पीड से दब गई थी। यह आदमी सचमुच निर्दयी था। अपने पैरों के पास खून से लथपथ पड़े लोगों के ग्रुप को और साथ ही कोल्डोरा में ढके हुए आदमी को देखकर भावना ने अपना चौड़ा मुंह बंद करने में काफी टाइम लगाया और खालीपन से पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? रुद्र ने शांति से जवाब दिया, गन। फिर उसने उसकी ओर देखा और आगे कहा, तुम यहाँ आओ। भावना ने ये सोचकर अपनी आईब्रो चढ़ा ली कि अगर उसके हाथ में मौजूद हथियार अचानक उसकी ओर कर दिया जाए तो उसके बचने की संभावना कितनी ज्यादा होगी। उसने उसी टाइम अपनी जेब में हाथ डाला जिसमें उसका सारा सामान था, जिसमें वह दवा भी शामिल थी जिसे उसने कल जब्त कर लिया था। ऐसा लगता है कि रुद्र ने उसके मन को पढ़ लिया है और अचानक ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम मुझसे डरती हो? रुद्र की आवाज को सुनकर भावना ने जवाब दिया, मैं तुमसे नहीं डरती। रुद्र ने उस ओर देखा जहां उसका हाथ रखा था और अपनी बंदूक दूर रख दी। तभी भावना उसकी ओर चली, पर उससे कुछ कदम दूर भावना रुकी और पूछा, क्या तुम मेरे साथ लेन देन करने का सोच रहे हो? रुद्र ने उसी टाइम अपने आदमियों की ओर इशारा करते हुए कहा, उनके जहर को बेअसर करो। भावना ने अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए कहा, कौन जानता है कि तुम अपने शब्दों से मुकर जाओ। मैं ऐसा घाटे वाला बिजनेस नहीं करूंगी। भावना के कहने पर रुद्र ने उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? भावना ने शांति से जवाब दिया, जेड पेंडेंट। रुद्र ने पूछा, क्यों? भावना ने कहा, शुरुआत से यह मेरा ही है। इतना कहने के बाद भावना उसके पास गई और तेजी से अपना हाथ रुद्र की ओर बढ़ाते हुए उसका पॉइंट दबा दिया। पर तभी रुद्र ने उसकी कमर पर गन सटा दी। भावना ने गुस्से में कहा, मुझे पता था कि तुम एक बड़े दुष्ट हो जो अपने शब्दों से पलट जाओगे। रुद्र ने ठंडी नजरों से भावना को देखते हुए कहा, मेरे एक्यू पॉइंट अनलॉक करो। पर भावना उससे बिल्कुल भी नहीं डरती थी। उसने कहा, तुम सच में जानते हो कि मैंने तुम्हारे एक्यू पॉइंट पर टैप किया है? लेकिन अगर तुम ये जानते भी हो तो ये बेकार है। मैं तुम्हारे लिए इसे सही नहीं करूंगी। इतना कहने के बाद उसने अपना हाथ उठाया और उसकी गर्दन पर लगे जेड पेंडेंट की ओर पहुंच गई।
भावना का हाथ खुद तक आते हुए देख रुद्र ने उसे धीमी आवाज में धमकी देते हुए कहा, ध्यान से सोचो। अगर तुम जेड पेंडेंट को छीनने की हिम्मत करती हो तो मैं तुम्हें वह कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा जिसे तुम अफोर्ड नहीं कर सकती। रुद्र की बात सुनकर भावना ने अपना हाथ बीच में रोक कर नाखुशी से उत्तर दिया, उस मामले में मैं केवल तुम्हें पहले मार सकती हूँ। हालांकि रुद्र उसकी धमकी से बिल्कुल नहीं डरा और जवाब दिया, मेरे पास एक लोकेटर है। अगर मुझे कुछ हो गया तो सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि तुमसे जुड़े सभी लोग खत्म हो जाएंगे। गुस्से में भावना ने उसकी गर्दन से जेड पेंडेंट पकड़ लिया और कहा, मुझे धमकी मिलना कोई नई बात नहीं है। जब उसकी हल्की ठंडी उंगलियां उसकी गर्म गर्दन को छू गईं, तो वह दोनों एक पल के लिए हैरान रह गए। जो हुआ वह सोचकर रुद्र के एक्सप्रेशन गहरे हो गई। ये सोचना कि वह, जिससे बाहरी दुनिया में हर कोई डरता था, सच में आज रात एक जवान लड़की के हाथों में पड़ जाएगा। इससे पहले कि भावना ने जेड पेंडेंट को उसकी गर्दन से खींचा, उसने ठंडे स्वर में कहा, डील। इन शब्दों को सुनकर भावना आखिरकार खुश हो गई। उसके सामने वाला आदमी बहुत सक्षम और खतरनाक था। इससे पहले कि वह इस टाइम और जगह के रूल्स को समझती, एक से ज्यादा दुश्मन रखने की तुलना में एक ज्यादा दोस्त रखना बेहतर था। अब जब वह सहमत हो गया था, इसलिए वह जेड पेंडेंट को हटाने में संकोच नहीं करेगी। वही अपने चेहरे पर ठंडे बनाते हुए रुद्र उसे घूरता रहा। जेड पेंडेंट एक तंग गांठ में बंधा हुआ था और इसे खोलना आसान नहीं था। भावना तेजी से उसके करीब आ गई। रुद्र अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने धीमी आवाज में कहा, मेरे एक्यू पॉइंट को अनलॉक करें। भावना का ध्यान अभी जेड पेंडेंट में था। उसको एहसास नहीं हुआ कि वह लगभग उसके ऊपर थी। उसने कहा, नहीं, क्या पता तुम दोबारा अपनी बात से मुकर जाओ। वही रुद्र की मसल्स कड़ी हो गईं। ये पहली बार था जब किसी औरत ने उसके इतने करीब आने की हिम्मत की थी। सबसे बढ़कर, उसके सामने जो इंसान था वह एक छोटी लड़की थी जो बहुत साहसी और अराजक थी। इससे उसे अनकंफर्टेबल और गुस्सा महसूस हुआ। उसकी आवाज़ गहरी हो गई, लेकिन उसमें एक मजबूरी थी जिसका एहसास उसे भी नहीं हुआ। उसने कहा, रस्सी में एक डेड नॉट है, तुम इसे सही नहीं कर सकती। भावना सच में इसे खोल नहीं पा रही थी। जैसे ही वह गुस्से से भड़कने वाली थी, आखिरकार वह रुक गई। तब उसे एहसास हुआ कि वह लगभग उसके ऊपर थी और उसने उसके खिलाफ गन पकड़ रखी थी। उसका हाथ अभी भी फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे गले लगा रहा हो। भावना थोड़ी शर्मिंदा थी। उसका दिमाग घूम गया और उसने शिकायत की, तुम ये सोचना कि तुमने मेरा फायदा उठाया है। रुद्र ने उसे सिर से पांव तक ठंडी निगाहों से देखा और हल्के से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या फ़ायदा उठा सकता हूँ? मैं किसी ऐसी लड़की पर हाथ डालने के लिए इतना उतावला नहीं हूँ जो अभी तक बड़ी भी नहीं हुई है। रुद्र की बातों पर भावना के पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपने मन में सोचा, क्या यह उस पर पर्सनल हमला था? उसने अपने गाल फुलाए और रुद्र को घूर कर देखा। रुद्र के एक्सप्रेशन अभी भी ठंडे थे। उसने कहा, मेरे एक्यू पॉइंट अनलॉक करो। भावना उसे वैसे ही घूरती रही। तभी अचानक उसे एक आइडिया आया। उसने रुद्र के हाथ से गन छीन ली और उस पर तान दी। रुद्र के माथे की नस हिल गई और उसने ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम गोली चलाना जानती हो? भावना ने ईमानदारी से उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। जैसे ही वह बोल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह ट्रिगर खींचने वाली थी। उसकी हरकत देख रुद्र अचानक से बोला, हिलना मत। आगे के एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल अननोन डायमेंशंस को ताकि मुझे नए एपिसोड बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।